हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई एम सो सॉरी बेटा, 5 मिनट्स क्लास डिले हो गई क्योंकि जो मेरा लैपटॉप था वो लैपटॉप ओपन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से लैपटॉप अपडेट ले रहा था, जिसकी वजह से मैं पीपीटी नहीं भेज पा रही थी और जिस वजह से क्लास को 5 मिनट शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि पीपीटी नहीं लग पा रही थी। और आज कैटलिस्ट के क्वेश्चंस भी थे। वैसे तो मैं बिना पीपीटी के पढ़ा तो लेती, लेकिन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थे वो क्वेश्चंस फिर बेटा मेरे लैपटॉप में ही थे और वो हो नहीं पाता, इसीलिए क्लास 5 मिनट थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो गई। आप लोग कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हैं? अरे यार, आप लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक्चुअली बेटा मेरी खुद की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी जो वॉइस है, वॉइस इज बैड, वॉइस इज बैड, तो वॉइस है ही। एक बारी मैं वॉइस चेक करा लेती हूँ और मेरी जो खुद की वॉइस है बेटा वो ठीक नहीं है, बिकॉज यार वॉइस एक बारी चेक करो तो आवाज जो है बेटा वो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे ही बोलूंगी क्लासेस में, बिकॉज आई हैव बीन एडवाइज्ड कि मैं थोड़ा सा धीरे बोलूं। तो लास्ट वेडनेसडे से मेरे थ्रोट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज्यादा ही प्रॉब्लम है, जिसके कारण से मैं बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं बोल सकती, तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे करके बोलूंगी। बट बेटा पढ़ाई उतनी ही करेंगे जैसे हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है? और जिसको घर जाना है बेटा वो खुद घर चले जाओ, मैं क्यों घर जाऊं, बड़े आए, ठीक है? चलो पढ़ाई शुरू करें। यस एवरीवन, आप लोगों का पूरा वीक कैसा रहा? आप लोगों की पढ़ाई कैसी रही? आप लोग पहले ये बताइए। यस एवरीवन, अब बेटा एक बार ये बता दो कि अब आवाज ठीक है? एक बार ये बताओ। मेरी आवाज को तो म्यूट कर यहां से। हाँ, अभी आवाज कैसी है? अभी ओके है? अभी गुड है? ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपने यार एक नॉर्मल पानी भिजवा देना। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चली है ये बताइए। पूरे सप्ताह आप लोगों ने कैसे पढ़ाई की ये बताइए। यस, अच्छी पढ़ाई की है। आज हमारा बेटा लेक्चर नंबर 8 है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का, और आज का हमारा टॉपिक है ईसीजी। आज का हमारा टॉपिक है डबल सर्कुलेशन, जो कि हम करोड़ों बार पढ़ चुके हैं। आज करोड़ में एक बार और ऐड हो जाएगा। एंड रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, मुझे लग नहीं रहा है कि हम यहां तक पहुंचेंगे, बट लेट अस सी बेटा कि हम कहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, बहुत बेकार पढ़ाई क्यों चल रही है बेटा? पढ़ाई तो अच्छी चलनी चाहिए। आप लोगों की पढ़ाई बेकार चलने का तो कोई बेटा रीजन नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? गंदी पढ़ाई क्यों चल रही है? गंदी पढ़ाई इसलिए चल रही होगी क्योंकि तुम पढ़ाई कर नहीं रहे होगे। शेड्यूल बना के पढ़ते हो कि नहीं ये बताओ। मैं आज यकीन के बच्चों को बता रही थी कि उन लोगों के 9.5 मतलब 9.5 महीने बचे हैं उनके एग्जाम के लिए, और तुम्हारा भी बेटा बहुत जल्द वो टाइम आएगा जब तुम्हारे भी 9.5 महीने बचे होंगे नीट के एग्जाम के लिए। तो बेटा जी वो समय आए और तुम लोग परेशान ना हो, इसलिए पढ़ाई करो बेटा, बिल्कुल पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि तुम जानते भी नहीं हो बेटा कि तुम्हारा ये समय कितना इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें रियलाइज करा रही हूं, सच्ची में तुम जानते भी नहीं हो कि ये टाइम तुम्हारा कितना इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल नहीं बनाते हो ना, वही तो प्रॉब्लम है, वही तो प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा ये वाला वक्त 12वीं वाला आता है ना, 12th वाला, तो तुम्हें सारी रियलाइजेशन होती है, काश मैंने टाइम वेस्ट ना किया होता 11th क्लास में, काश मैंने 11th में टाइम वेस्ट ना किया होता। अब मेरे को बोर्ड्स देने हैं, अब मुझे बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, अब मुझे नीट के लिए भी पढ़ना है, मुझे एक बार में नीट क्रैक करना है। इतने सारे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में एक साथ चलेंगे जब यही बेटा 15 जुलाई 2025 का होगा। मैं सच बता रही हूं आप लोगों को, ठीक है? अब देखो अब मैं एक चीज बताती हूँ, नहीं सब लोगों का शेड्यूल अलग होता है, और ये मैं अभी यकीन में भी वही सेम चीज बताई थी। रिवीजन प्लानर सबका अलग अलग होता है। मैं तुम्हें टिप्स बता सकती हूँ कि तुम अपने लिए कैसे रिवीजन प्लानर बना सकते हो। आप बेटा, आप में से कई लोग स्कूल जाने वाले हैं, आप में से कई लोग स्कूल जाने वाले नहीं हैं, आप में से कई लोग होते हैं जो सुबह उठ के पढ़ते हैं, आप में से कई लोग होते हैं जो शाम में बैठ के पढ़ते हैं। तो आप लोगों को प्लानर बनाना कैसे है, मैं उस चीज में हेल्प कर सकती हूँ, और मैं इफेक्टिव आपको बता सकती हूँ बेटा कि जेन्युइनली जो चीज सच में काम करती है। सिर्फ मैं आपको टाइम पास के लिए कुछ बता दूं और आप उसको फॉलो ना कर पाओ तो वो कोई बेटा आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको हेल्प करेगा मैं जो आपको एक चीज तरीका बता सकती हूँ कि बेटा ये चीज तुझे करनी चाहिए, तो तेरा ना जो रिवीजन है वो सही से होगा, है ना? क्योंकि सब बेटा अलग अलग समय पे, और अलग कोई स्कूल जाने वाला है कोई नहीं है, तो एक ही चीज सब पे एक जैसा मतलब सब पे काम नहीं करेगी।
जब तुम डॉक्टर बनोगे तो बेटा हर पेशेंट की बीमारी की दवाई अलग होती है, सब पे एक दवाई थोड़ी काम करेगी, जिसको जैसी बीमारी है वैसा ही सोल्यूशन होगा, ये सच्चाई है। तो जो मैं तुम्हें बेटा देखो 5 मिनट्स इस पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें इस चीज पे थोड़ी सी हेल्प मिलती है तो इस चीज को थोड़ा सा देखना। चाहे आप स्कूल जाने वाले बच्चे हो, चाहे आप स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं हो बेटा, वेदर यू आर स्कूल गोइंग और यू आर नॉट स्कूल गोइंग, आप अपने, सबसे पहली बात है कि आपने अपना बेटा वीकली टारगेट बनाया करो। मैं उनको भी यही चीज बता रही थी कि आप अपना वीकली टारगेट, और ये बात ना बहुत जरूरी है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना टारगेट्स बनाने की, ये उस बच्चे को समझ में आएगी जो एक्चुअल में बना के उसे फॉलो करता है। तो आप क्या करोगे, अपने वीकली टारगेट्स बनाओ। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये हर किसी के पास बेटा इतने ही तो दिन है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है वीक में। तो आप वीक का एक टारगेट बनाओ। अब आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से बेटा कि आप स्कूल जाने वाले हो या नहीं हो। अगर स्कूल जाने वाले हो तो आपका स्कूल में कितना टाइम गया, और अगर नहीं जाने वाले हो तो आपके पास कितना टाइम है। आप मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि आपके दिन का हिसाब आप ही के पास है बेटा। मैं आपको सिर्फ ये गाइडेंस दे सकती हूँ कि जैसे तुमने अपने बेटा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे निकाल लिया, तुम डेली भी बना सकते हो, वो तो और बेटर है बेटा। डेली बनाओगे तो और बेटर है, पर वीकली में क्या होगा, एक बार में बना लिया, बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम जब बेटा ये डे करते हो ना, तो अब तुम्हें इस अपने पूरे दिन को ना डिवाइड करना है, अपने हिसाब से डिवाइड करना है, अपने हिसाब से डिवाइड करना है। और तुम्हें ये देखना है कि मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। इसमें आपके कुछ कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं और कुछ कुछ चैप्टर्स बेटा करंट है जो चल रहे हैं। और सच बताऊं, आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे स्थिति में हैं। आप लोग का ऐसा कोई बहुत ज्यादा सिलेबस खत्म नहीं हो गया है, अभी आप लोग बहुत ही सही हालात आपके हैं। भले ही आप लोगों ने गंदी भी अब तक पढ़ाई कर रखी होगी ना बेटा, तो भी आप लोगों की सिचुएशन अभी काफी बेटर है, काफी बेटर है। और आप मेरी बात जेन्युइनली अगर सुनोगे ना बेटा, आप क्या करो, आप अपने पूरे वीक्स में देख लो कि मुझे ना मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बता रही हूं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल इन सारे दिन पे मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़नी ही पढ़नी है। साथ में बेटा आप ऐसे कर लो कि वेंसडे और थर्सडे, या फिर सिर्फ नहीं, या फिर सिर्फ थर्सडे आप साथ में क्या कर लो बेटा, साथ में आप फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूं कि बॉटनी भी पढ़ लो, ठीक है। और फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसमें आप या तो यहां पे बॉटनी हटा दो, या तो इसमें बॉटनी हटा दो, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री, और फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप बॉटनी एंड जूलॉजी को दे दो। बट जरूरी नहीं है बेटा कि सबका जो बॉटनी जूलॉजी है उसमें टाइम, मतलब सबके स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। हो सकता है किसी को बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री को मंडे से लेके फ्राइडे तक देने की जरूरत है, और हो सकता है किसी को बेटा, हो सकता है सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे फिजिक्स केमिस्ट्री को देने की जरूरत है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सिर्फ बॉटनी और जूलॉजी को देने की जरूरत है। तो आप बेटा मेरी बात समझना, लेकिन एवरी डे का जो टारगेट है ना, वो आपको सेट करना है कि यार मैं अगर स्कूल जा रही हूं तो स्कूल से आने के बाद मेरे पास फॉर एग्जाम्पल बेटा 6 घंटे या 8 घंटे का टाइम है, तो मैं उस 8 घंटे में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाह रही हूं और उस सब्जेक्ट में मैं कौन से टॉपिक्स को कवर करूंगी। आप जब तक इन चीजों को लिखेंगे नहीं ना बेटा, तब तक आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा, या आप उसको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे उतनी अच्छी तरीके से। मैं एवरी डे के अपने गोल्स बनाती हूँ कि मुझे सुबह उठ के वॉक पे जाना है या योगा करना है, फिर मेरे को एक बुक रीड करनी है, फिर मुझे ऑफिस आना है, पीपीटी बनानी है। मैं अपने पूरे दिन को ऐसे डिवाइड करती हूँ, और जब मैं रात में सोने जाती हूँ तो मैं एक बार बेटा उस शेड्यूल को चेक करती हूँ और टिक मार्क करती हूँ कि मैंने ये वाली चीज कर ली थी, मैंने योगा भी कर लिया, मैंने कुक भी कर लिया, मैंने बुक भी रीड कर ली, मैंने पीपीटी भी बना ली सही से, मैंने डाउट्स भी ले लिए। तो मैं जब उसको बेटा टिक मार्क करती हूँ ना, तो मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है कि मैंने जो टारगेट बनाया उसको मैंने फॉलो भी किया। तो मुझे अगले दिन के टारगेट को बनाने में और फॉलो करने में बहुत ज्यादा और मोटिवेशन मिलती है। जब आप टारगेट्स को फॉलो करते हैं तो आपको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। सिर्फ बॉटनी का टारगेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ जूलॉजी का टारगेट नहीं होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी साथ में टारगेट होना चाहिए। और ये तो आप ही बताओगे ना बेटा,
मेरे सब्जेक्ट का तो चलो मैं बता सकती हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि आपके फिजिक्स में कितने बैकलॉग है, केमिस्ट्री में कितने बैकलॉग है, जूलॉजी में कितने, बॉटनी में कितने हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई एक दिन जो है ना बेटा, वो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें तुम्हारा बहुत ज्यादा बैकलॉग है, उसके लिए वो दिन रख लो। एवरी डे में तुम्हें डेली की भी पढ़ाई करनी है। अब डेली की पढ़ाई तुम अगर क्लास में बहुत अच्छी तरीके से करते हो तो मुझे नहीं लगता बेटा कि बॉटनी और जूलॉजी का रिवीजन करने में तुम्हें 15 से 20 मिनट या आधे घंटे से ज्यादा लगना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम क्लासेस को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो यू शुड टेक हार्डली 30 मिनट्स टू रिवाइज द टॉपिक्स जो करंट चल रहे हैं। एवरीडे पढ़ना है, उसको अगर बैकलॉग कर दोगे फिर तो तुम्हारा हो गया बेटा काम तमाम। मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीवन, नो बैकलॉग है तो उससे अच्छी बात और क्या है। लेकिन बेटा अब मैं तुम्हें क्या बोलूं बेटा, जो ना समझने वाले बच्चे हैं ना, वो तो समझते ही नहीं है। उनको लगता है मैम नहीं देना चाहती हैं, मैम आप हमें दे दो प्लानर। बेटा यार मैं क्यों तुम्हें नहीं देना चाहूंगी यार? देख मैं इतनी मेरी शक्ल में तुम्हें इतनी वो लग रही है क्या कि मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगी? मैं तुम्हें ईमानदारी से वही बताऊंगी जो तेरे लिए ना काम करेगा बेटा, जो तेरे लिए काम करेगा, तेरे लिए बहुत इफेक्टिव होगा। तू एक बारी करके तो देख, तू एक बारी ऐसा शेड्यूल बना के ना बेटा उसे फॉलो करके देख, और उसे फॉलो करके तुझे कितनी मोटिवेशन मिलती है तू वो एक बारी मुझे बताना। तुझे अगर मोटिवेशन नहीं मिली ना तो फिर बेटा तू मुझे बताना कि नहीं मैम मेरे को तो मोटिवेशन नहीं मिली, मैंने गोल बनाया था, मैंने फॉलो किया, फिर भी मुझे मोटिवेशन नहीं मिला। हो ही नहीं सकता। मैं आज तक करती हूं बेटा, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? शुरू करें फिर बेटा आज का टॉपिक। बहुत ज्ञान हो गया, आप लोगों को कुछ तो समझ में आ गया। बैकलॉग तो बेटा पालना भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जो वीक सब्जेक्ट्स हैं, जो वीक टॉपिक्स है, उसको फॉलो करना है। प्लीज मेक योर ओन शेड्यूल, बी द मास्टर ऑफ योर ओन शेड्यूल। नो वन नोज यू बेटर देन यू योर सेल्फ। You know your schedule and yourself better than anybody else beta. Your weak points, your weak subjects, your strong strong points. So you have to make the schedule accordingly. And I'm telling you it's going to be very, very, very useful. शुरू करते हैं बेटा एक बारी समाप्ति एक्सप्रेस। और पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बेटा टॉपिक पढ़ा था, कार्डियक साइकिल, और कमेंट्स आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन थे। एक बारी बेटा शुरू करते हैं हम समाप्ति एक्सप्रेस। हम कार्डियक साइकिल को एक बारी बेटा कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए, नोटबुक्स को बंद कर लिया जाए बेटा, किताबों को बंद कर लिया जाए, और एक बारी बेटा समाप्ति एक्सप्रेस स्टार्ट करते हैं। हमने कार्डियक साइकिल पढ़ा था, ये एक साइकिल था। साइकिल को वैसे तो कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। एक चीज मैं बताती हूं आप लोगों को, साइकिल को कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, क्योंकि आपने बेटा पढ़ा था कि मैम कार्डियक साइकिल जो कि 0.8 सेकंड की होती है, उसे हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया था, और हमने लिखा था यहाँ एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। 0.4 सेकेंड, 0.1 सेकेंड एंड 0.3 सेकेंड। याद आ रहा है बच्चों? और मैंने कहा था सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शंस, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, और मैंने कहा था कि सिस्टोल का मतलब है जब कोई भी मेम्ब्रेन डीपोलराइज करती है ना बच्चों, तो वो सिस्टोल करेगी। कोई भी मेम्ब्रेन रीपोलराइज करती है ना बच्चों, तो वो डायस्टोल करेगी। समझ रहे हो मेरी बात? मुझे थोड़ा धीरे बोलना है, ठीक है मेरी बात? अब बेटा देखो, आप साइकिल को कहीं से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखोगे तो साइकिल कहां से शुरू होती है? जब आपके बेटा एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड भरता है। आप मुझे बताओ टेक्निकली शुरुआत कार्डियक साइकिल की कौन से स्टेप से होनी चाहिए, ये मुझे एक बारी बताओ। सबसे आप हार्ट की फिलिंग को इमेजिन करो, जब आपके नॉर्मल एट्रिया का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में खाली हो रहा है अपने आप, क्योंकि बेटा सबसे पहला स्टेप तो वही होगा ना, ऊपर से चालू कर रहे हो नीचे ब्लड, तभी तो फिर वेंट्रिकल से आगे भेजोगे। तो टेक्निकली सबसे पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए? जॉइंट डायस्टोल। यस, वेरी गुड, जॉइंट डायस्टोल सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि मैम जॉइंट डायस्टोल वो स्टेप है जहां आपके चारों चेंबर्स रिलैक्स हैं, आपकी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुली हुई है, आपकी ऑटोमेटिकली जो सुपीरियर वीना केवा इंफीरियर वीना केवा से ब्लड राइट एट्रियम में आ रही थी, और पल्मोनरी वेन से बेटा आपके लेफ्ट एट्रियम में आ रही थी, वो ऑटोमेटिकली वेंट्रिकल्स में भर रही थी। आपकी 70% फिलिंग वेंट्रिकल्स की जो हो रही थी नॉर्मल जॉइंट डायस्टोल स्टेट में, दैट इज द एक्चुअल फर्स्ट स्टेप ऑफ योर कार्डियक साइकिल। और मैम जॉइंट डायस्टोल में चारों चेंबर्स रिलैक्स होते हैं, 70% ब्लड भरता है, पर मैम 70% से काम नहीं चलेगा, हमें पूरा ब्लड चाहिए। तो हमने क्या किया था? अगला इवेंट किया था
एट्रियल सिस्टोल। और जहां हमने बेटा एट्रियल सिस्टोल लिखा है वहां मेरे प्यारे सपोलो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ना, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि मैम जहां एट्रियल सिस्टोल होगा वहां वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रही है, वहां वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रही है, यानी कि वेंट्रिकल डायस्टोल स्टेट में है। बोलो हाँ या ना बेटा। और यहाँ पे जब एट्रियल सिस्टोल करती है तो रिमेनिंग 30% फिलिंग भी हो जाती है वेंट्रिकल्स की। जब वेंट्रिकल से ब्लड मैम जब एट्रियम से ब्लड मैम वेंट्रिकल में चला जाता है तो ऑब्वियस सी बात है अगला जो इवेंट होगा वो वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा। और वेंट्रिकल जब सिस्टोल कर रही है तो ऑटोमेटिकली बेटा ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो एट्रिया है वो डायस्टोल करेगी। ये तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, ये तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। बोलो हाँ या ना। और बेटा जी जब वेंट्रिकल सिस्टोल करती है तो बैकफ्लो ना हो जाए, क्योंकि वेंट्रिकल सिस्टोल करेगी तो ऊपर बैकफ्लो होने के चांसेस है। उसको रोकने के लिए ही तो बेटा जब वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट करती है तो वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होता है, तो धप से बेटा ऊपर की वॉल सबसे पहले क्लोज हो जाती है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, जिसे बोला जाता है द फर्स्ट हार्ट साउंड लब ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स। और जब मैम और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपकी सेमील्यूनर वाल्व्स खुल जाती है आयोटा की, और आपके पल्मोनरी आर्टरी की, ब्लड आयोटा में चला जाता है और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। हाँ या ना। यस, उनमें तो ब्लड चला जाता है, और जैसी ब्लड उनमें चला जाता है वेंट्रिकल्स खाली हो गई ना कंपैरेटिवली, और जब वो कंपैरेटिवली खाली हो गई बच्चों तो वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्लाइन हुआ, और वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्लाइन हुआ तो वेंट्रिकल के प्रेशर के डिक्लाइन होने से पहले सेमील्यूनर को क्लोज होना पड़ेगा, नहीं तो बेटा आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी से भी तो बैकफ्लो हो जाएगा। तो जैसे ही बेटा वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, वेंट्रिकल के प्रेशर डिक्लाइन होने से सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हो जाती है, सेकेंड हार्ट साउंड डब। और मैम फर्दर और ज्यादा डिक्लाइन हुआ प्रेशर, लेकिन ऊपर एट्रिया तो कंटिन्यूअसली भर रही है ना बेटा, आयोटा आपकी पल्मोनरी वेन से भी कंटिन्यूअसली लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, आपकी सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा से भी कंटिन्यूअसली ब्लड आ रहा है, वहां तो प्रेशर बढ़ ही जा रहा है। तो बेटा नीचे प्रेशर कम ऊपर प्रेशर ज्यादा, एवी वाल्व्स खुल जाएंगी, फिर से जॉइंट डायस्टोल का स्टेट आ जाएगा, फिर से 70% फिलिंग होगी। एंड आई एम श्योर आप लोगों को एक एक चीज बेटा याद आ रही होगी जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों। यस यस, समझ गए। फिर हमने बोला था देखो मैम, एक तो ये वाली बात हुई, हमने कार्डियक साइकिल को बोला कि वो 0.8 सेकंड का होता है, ठीक है मैम। और हमने ये भी पढ़ा मैम कि हमारे एक टर्म होता है कार्डियक आउटपुट, जिसका मतलब होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। मैम देखो एक बंदा ना स्ट्रोक वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है, हार्ट रेट भी उसका चेंज हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी कार्डियक आउटपुट भी चेंज हो सकती है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें ना मैम, तो एक हेल्दी इंडिविजुअल की अगर हम ये बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम को बेटा हमने कहा था कि स्ट्रोक वॉल्यूम वाज बेटा द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट वाज पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट। एक बीट में, एक हार्ट बीट जो थी उसमें, जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम से भी समझाया था, ये हमारे चारों चेंबर्स है ना बेटा, ये हमारे चारों चेंबर्स हैं। तो हमने कहा था कि यार देखो जो आपके वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है ना, इससे बोलते हैं 120 ml, अराउंड 120 ml आपके वेंट्रिकल्स में भरा हुआ होता है ना, 120 ml आपने पढ़ा था एक एंड डायास्टोलिक वॉल्यूम और एक पढ़ा था एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मैंने कहा था कि एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर डायास्टोल द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के डायस्टोल के एंड होने पर, यहां पे भी वेंट्रिकल डायस्टोल में था, यहां पे भी वेंट्रिकल डायस्टोल में था, यानी कि मैम ने कहा था कि यहां से लेके यहां तक तुम पूरी बेटा वेंट्रिकल की फिलिंग करते हो, तो वेंट्रिकल में कितनी फिलिंग करते हो, 120 ml। इसको तुमने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहा था, जितना तुम्हारा ब्लड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल भरा हुआ है। फिर तुमने वेंट्रिकल सिस्टोल किया, आगे तुमने वेंट्रिकल को सिस्टोल किया, तो मैम जैसे वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाता है डब, यानी कि एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है, तो वेंट्रिकल सिस्टोल करने पर यहाँ पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ आयोटा में कुछ ब्लड चला जाएगा, तो एक सिस्टोल पर या एक बीट कंप्लीट होने पर इसमें से अराउंड 70 ml ब्लड मैम बाहर निकल जाता है। और ये जो 70 ml ब्लड बेटा बाहर निकला, इसी को तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसी को तो हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट। एक बीट में जो निकला वो था बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम, और जो बच गया सिस्टोल होने के बाद भी उसे बोला एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोल के एंड होने पर भी जो ब्लड वेंट्रिकल में बच गया वो अराउंड 50 ml था, वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम था। हाँ या ना। स्ट्रोक वॉल्यूम वाज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट।
एक बीट में 70 ml निकला, तो 72 बीट से मल्टीप्लाई कर दो तो कार्डियक आउटपुट आता है। तो कार्डियक आउटपुट वाज जस्ट लाइक स्ट्रोक वॉल्यूम, बट स्ट्रोक वॉल्यूम वाज पर बीट कितना ब्लड निकला, और कार्डियक आउटपुट था पर मिनट कितना ब्लड इजेक्ट आउट हुआ। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना मेरे प्यारे प्यारे जक्सिनारे, सब बोलो हाँ या ना। कितनी सरल बात थी, कितनी इजी थी। एथलीट्स में वे मोर होता है, उनका वेंट्रिकल्स का साइज भी एनलार्ज होता है, और एनलार्ज वेंट्रिकल साइज मींस बेटा दे विल हैव मोर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, दे मे हैव मोर स्ट्रोक वॉल्यूम एक्चुअली। तो उनका स्ट्रोक वॉल्यूम भी वेरी करता है, उनका हार्ट रेट भी वेरी करता है, तो उनका बेटा कार्डियक आउटपुट भी वेरी कर सकता है। हमने पिछली क्लास में सिर्फ यही पढ़ा था, लेकिन बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक पढ़ा था। क्या हम आज का टॉपिक शुरू करें मेरे प्यारे बच्चों? लब डब लब डब लब डब, कितना लब डब? एक लब डब मतलब एक हार्ट बीट, एक लब डब मतलब एक हार्ट बीट। अभी हम इसी को टेस्ट करेंगे बेटा। पी 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 पी, ईसीजी, ठीक है। ईसीजी कराया है किसी ने अपना ईसीजी? कराया है किसी ने अपना ईसीजी? तो बेटा जी यस, ई सी, अरे ई जी लिख दिया मैंने, ई सी जी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। वैसे तो आप ग्राफ भी बोल सकते हो इसे, और आप ग्राम भी बोल सकते हो, लेकिन कौन सी चीज का मतलब क्या होता है ये समझना। और ये बेटा मैं क्या बताऊं कि इन्होंने क्या दिया हुआ है बेटा, अभी समझना मेरी बात। किसने नहीं कराया? किसी ने नहीं कराया? अभी मैं बताती हूँ, देखो कुछ लोगों ने तो कराया ही होगा, मैंने भी कराया था, और मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने क्यों कराया था। मैं तुम्हें ये भी बता देती हूँ कि मैंने क्यों कराया था, है ना। ईसीजी बेसिकली बेटा आपने मूवीज में देखा है कि एक मॉनिटर लगा होता है, और मॉनिटर में क्या होता है, ऐसे ग्राफ आते हैं, मॉनिटर में ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ना। और मूवीज में खास करके ऐसा होता है कि नॉर्मल ऐसे ऐसे ग्राफ आ रही है तब तो ठीक है, जब एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है पी करके तो इसका मतलब बंदा गॉन। ऑब्वियसली आपकी जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना बेटा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल मतलब वही जो डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन, वही तो है, क्योंकि वही तो करंट का फ्लो हो रहा है तुम्हारे हार्ट में। ऐसे नोट से ये डिटेल में तो पढ़ाऊंगी ना, मैंने कहा था कि आपको न्यूरल वाले चैप्टर में, बट जब आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात करते हो तो आप किसकी बात कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? यही तो है बेटा कि ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हो रहा है, एवी नोड को जा रहा है, एवी नोड से बंडल ऑफ हेयर्स, पुरकिंजी फाइबर्स, वही है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। समझ रहे हो? अब इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जब आप डिटेक्ट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बेटा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में क्यों पढ़ा था? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में क्यों जानना जरूरी है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में? क्योंकि दैट इज ऑल्सो हैविंग अ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। भाई तुम्हें अपनी बीमारियों के बारे में भी पता चल सकता है, तुम्हें लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स तुम्हारी भी जानना बहुत जरूरी है। वैसे ही तुम्हारी ईसीजी तुम्हारी हार्ट की बेटा क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ईसीजी में दो वर्ड्स आते हैं, ईसीजी में दो तरीके से आप ईसीजी को लिख सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। समझिएगा मेरी बात। और मैं एक बहुत प्यारी सी एक चीज लिख रही हूं, समझना, ठीक है। पहले आप इसे लिखो, टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिकल activity of the heart, to obtain the electrical activity of the heart, in the form of a graph known as electrocardiogram
in the form of a graph known as electrocardiogram. A device is used called as ग्राफ। अब बेटा दो शब्द है, एक लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। समझना मेरी बात बेटा, एक लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक है डिवाइस और एक है डिवाइस का यूज करने पर जो आपको ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। और मजे की बात ये, जिस शब्द में ग्राफ लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअल में ग्राफ नहीं है, वो मशीन है। जो ईसीजी करने वाली जो मशीन होती है ना बेटा, वो मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ इज नॉट द ग्राफ, अपोजिट रिधिमा, बिल्कुल सही। ग्राफ इज एक्चुअली नॉट द ग्राफ इज द मशीन, और मशीन से जो रिप्रेजेंटेशन मिलती है वो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अपोजिट है, ठीक है ना। हाँ सौम्या बेटा, समझ गए मेरी बात। तो एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो तुम्हें मिल रही है, और एक है जो पूरी डिवाइस है, मशीन है। मशीन की मदद से जो ग्राफ मिल रहा है, ग्राफ को तुमने बोला ग्राम और मशीन को तुमने बोला ग्राफ। ठीक है, समझ में आगे आयरनी। हाँ ठीक है ना, कोई दुखदार समस्या तो नहीं। अब बच्चे का क्वेश्चन आता है मैम ईसीजी बेटा बहुत सारे तरीकों से किया जाता है, बहुत सारे रीजन से किया जाता है। जैसे मेरा जो ईसीजी हुआ था, मेरा हार्ट रेट चेक किया था, मेरे को प्रॉब्लम थी। आई एम श्योर बहुत सारे आपके क्लास में शायद ऐसे बच्चे होंगे जिनको भी शायद ये प्रॉब्लम होती थी। मुझे हाइपर हाइड्रोसिस की प्रॉब्लम थी। हाइपर हाइड्रोसिस इज बेसिकली एक्सेसिव स्वेटिंग। मेरे को बहुत ज्यादा पाम और मेरी फीट जो है बहुत ज्यादा स्वेट करती थी, और मुझे स्पेशली प्रॉब्लम होती थी अपने एग्जाम्स वगैरह में। एग्जाम में ही नहीं बेटा, मैं तो क्या क्या बोलूं, मुझे कितनी प्रॉब्लम होती थी। और ना स्कूल में तो क्या ही बताऊं, लोग मजाक भी उड़ाते थे बड़ा। तो प्रेयर करते थे ऐसे बेटा हाथ फोल्ड करके, और ना मेरे यहां से बेटा पसीना टपकता था, यहां से बेटा पसीना टपकता था। इतनी स्वेटिंग होती थी, सिर्फ मैं बता रही हूँ, मतलब फेस पे कोई स्वेटिंग नहीं है, बट यहाँ पाम पे। और बहुत सारे बच्चे ना, ये बड़ा ही कॉमन है, क्योंकि मैंने जितनी भी क्लासेस में पढ़ा है, मैंने इतने बच्चों का सुना है कि मैम मेरे को भी बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना, सेम विद मी। और मैं जब कॉपी नोटबुक वो पेपर लिखती थी ना बेटा, तो मेरे पेपर भी ना गीला हो जाता था एट टाइम्स, इतनी स्वेटिंग होती थी। और मेरे को ऐसा लगता था मैं जितना इसके बारे में ज्यादा सोचती हूँ उतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है, जितना सोच रही हूँ उतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है। ठीक है, हालांकि एज सच कोई बहुत ही पुख्ता ट्रीटमेंट भी नहीं है इसके लिए। ठीक है, बोटॉक्स कराने के लिए कहते हैं कि भैया उससे वो हो जाए, पर मैं ट्रीटमेंट में नहीं जा रही हूँ अपने। तो मैं गई थी हॉस्पिटल और मैंने कहा था कि मेरे को इस चीज की प्रॉब्लम है, तो मेरे को बोला कि पहले आप अपना ईसीजी कराओ। उस वक्त में मेरा ईसीजी हुआ था, समझ रहे हो। तो उस वक्त में मेरा ईसीजी हुआ था, एंड विद टाइम समहाउ ये बहुत इंप्रूव हो गया। हालांकि बेटा मैंने जैसे बोला ना, जब मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ कि अब अभी नहीं होना चाहिए, उस वक्त में होता है। ठीक है, जिस वक्त मैं सोचती हूँ ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, अभी नहीं होना चाहिए, तो उस वक्त में बेटा होने लग जाएगा। अदरवाइज यू विल सी कि ये दिस हैज इंप्रूव्ड विद एज एंड विद टाइम। बेसिकली तो ईसीजी में मेरे को क्या किया, ईसीजी में बेटा इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। तो एक देयर इज अ जेल फ्लूइड लगाया जाता है, जो आपके बेटा ऑफ कोर्स जिसके थ्रू आपके इलेक्ट्रोड्स को मतलब इलेक्ट्रोड्स उसी के ऊपर लगाए जाते हैं। बेसिकली एक कनेक्टिविटी के लिए एक फ्लूइड लगाया। कहाँ पे लगाते हैं, एक स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए। स्टैंडर्ड मतलब एक जनरलाइज्ड ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए बेटा 3 इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड ईसीजी का इस्तेमाल करने के लिए बेटा 3 इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। 2 आपके यहाँ लगा, मतलब एक आपके दोनों रिस्ट पे लगे हुए हैं, एक इधर, और एक आपके लेफ्ट एंकल पर एक इलेक्ट्रोड को अटैच किया जाता है जो मशीन से कनेक्टेड है। बेसिकली स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए 3 ही इलेक्ट्रोड चाहिए, 1 कनेक्टेड टू ईच रिस्ट एंड 1 कनेक्टेड टू योर लेफ्ट आर्म, लेफ्ट एंकल। ठीक है, इससे आपकी स्टैंडर्ड ईसीजी आ जाती है। बट
डिपेंडिंग ऑन कि प्रॉब्लम क्या है या डॉक्टर क्या डायग्नोस करना चाह रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो और इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करना चाहता है या नहीं। इसके अलावा और भी इलेक्ट्रोड्स बेटा कनेक्ट किए जाते हैं, जैसे चेस्ट एरिया में कनेक्ट किए जाते हैं। तो अगर जरूरत है तो चेस्ट एरिया में इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए जाते हैं, अदरवाइज नहीं कनेक्ट किए जाते। बट स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए आपको 3 ही इलेक्ट्रोड्स चाहिए, 1 कनेक्टेड विद ईच रिस्ट एंड 1 कनेक्टेड टू द लेफ्ट एंकल। मेरी बात समझ रहे हो? और फिर जो ग्राफ आता है उससे आपको क्या समझ में आता है वो मैं अभी आपको बताती हूं। बेटा आपको यहां तक की कहानी में कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है? अरे कहां गया भाई? बेटा आपको यहां तक की कहानी में कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है? लिख लूं? यस यस, चलो चलो लिखें। चलो क्या लिखेंगे? टू ऑब्टेन a standard ECG, to obtain a standard ECG, क्वेश्चन में पूछा जाएगा बेटा 3 इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। कितने इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं? 3 इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। 3 इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, 1 connected to each wrist, 1 connected to beta each wrist and 1 to the left ankle। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि मैंने आपसे कहा बेटा, more electrodes can be connected to the trunk, मतलब आपके चेस्ट एरिया, बेसिकली ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, ट्रंक एरिया, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ये किया जा सकता है, बट आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछेंगे बेटा कि स्टैंडर्ड ईसीजी को करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रोड्स की जरूरत है, कितने इलेक्ट्रोड्स की आवश्यकता है। ठीक है? यस यस। आफिया बेटा, ये तो तू जैसे तूने पूछा रिस्ट क्या होता है, कृष्णा पूछ रहा है एंकल क्या होता है। मुझे लग रहा है इन लोगों ने बेसिक अब गुस्सा, स्पैमर्स आज ज्यादा हैं, इधर भी ज्यादा है, हर जगह ज्यादा है, ये हर जगह ज्यादा है बेटा। ये आज यकीन में भी बहुत स्पैमिंग हो रही थी। ये जितने भी लोग रिस्ट एंकल पूछ रहे हैं, ये बेसिक जो नर्सरी वाली पढ़ाई होती है ना, करके नहीं आए हैं, जो बचपन में मम्मी सिखाती थी ना, बेटा ये क्या है, बोलो फोरहेड। बेटा व्हाट इज दिस? चिन। बेटा व्हाट इज दिस? चीक। मम्मा चीक। बेटा व्हाट इज दिस? शोल्डर। तब बच्चा जो है ना बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा था, इसीलिए आज आके पूछ रहा है रिस्ट क्या होती है और एंकल क्या होता है। मम्मी को बोलना वो जो नर्स बचपन में पढ़ाती थी ना, वो एक बार ही पढ़ा लो, ठीक है? हाँ, एक बेटा वो आता है किराने की दुकान पे जाना, बॉडी पार्ट्स ना वो चार्ट ले आना, और वो कट कट करके लगाते थे ना, प्रोजेक्ट बनाते थे, वो करना तुम। डन? अरे ये रिस्ट है बेटा, रिस्ट इज योर कलाई, और ऐसे जैसे हाथों की कलाई होती है वैसे पैरों की भी कलाई होती है। ये इसे बोलते हैं बेटा एंकल, ठीक है? डन? आगे बढ़े। अब बेटा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे क्या क्या बेटा आते हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसा ग्राफ आता है वो मैं एक बार आपको बताती हूँ। और आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ईसीजी से। अगेन दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स बेटा, अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए ना तो आप समझिए आप लोगों के लिए बोनस है, बिल्कुल बोनस है आप लोगों के लिए। शुरू करें? तुम बस जूते देख लो बेटा यार।
ठीक है, यहां तक नोट कर लिया, आगे करें। यस, नालायक हो तुम लोग। चलो, हाँ जरा कृपया करके बेटा ग्राफ बनाइए एक बारी। तो बेसिकली ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये साइड में एक स्पेस छोटा छोड़ देती हूं मैं, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बेटा, मैं एक हार्ट बीट का बना के आपको बता रही हूं। ओ माय गॉड, मतलब मिटेगा तो पूरा मिटेगा, ये भी एक अलग ही यार वो है, ऐसा। बेटर, ठीक है। अब बेटा देखो, ऐसा सा ये जो ग्राफ मैंने बनाया नहीं, एक हार्ट बीट के लिए बनाया है। जब तुम एक मॉनिटर पे देखते हो तो ऐसे बहुत सारे आपको ग्राफ दिखेंगे। ये मॉनिटर समझो, ऐसे मॉनिटर है ना, तो मॉनिटर पे ये कंटिन्यूअसली आता रहता है बेटा ग्राफ। मॉनिटर पे ऐसा ग्राफ कंटिन्यूअसली आता रहता है बच्चों। ये इस साइड में देखना, अरे यार, समझ रहे हो बेटा, मॉनिटर पे कंटिन्यूअसली बेटा ऐसे आता रहता है। आप दोनों बनाना है, चारों बनाना है, जितना बनाना है बनाओ, ठीक है। इस तरीके से ये ग्राफ कंटिन्यूअसली चलता रहता है बेटा। सीआईडी में देखा है ना, हाँ। और फिर पिप पिप पिप, लक्ष्य जैसा बोल रहा है कि पिप 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 हो जाती है जब वो लाइन सीधी हो जाती है। ये ना वेव्स दिख रहे हैं आपको, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के ये वेव्स दिख रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो। और यहां पे आप बोलते हो हर एक वेव का एक नाम होता है, जैसे कि ये वाली वेव जो आपको दिख रही है, इसे बोला जाता है वेव पी, इसे बोला जाता है पी वेव। फिर ये ग्राफ, ये जो नीचे गया ये क्यू, फिर ये ऊपर गया ये आर, फिर ये नीचे आया, इसे बोला एस। बेसिकली इसका नाम होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसे बोला क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। फिर आता है बेटा ये, इसे बोला जाता है टी वेव। और ना यही वेव्स मतलब कंटिन्यूअसली होती रहती है, है ना। पी वेव, क्यू आर एस वेव, फिर टी वेव, फिर पी वेव, फिर क्यू आर एस वेव, फिर टी वेव, फिर पी वेव, क्यू आर एस वेव, फिर टी वेव, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीवन, हाँ मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीवन, ये वाली चीज बेटा चलती रहती है, पी वेव, क्यू आर एस एंड टी, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी। लेकिन हर एक वेव का क्या सिग्निफिकेंस है, और एक स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करोगे तो ग्राफ जो है कुछ बेसिक ऐसा दिखता है बेटा। पी वेव ऐसी सी दिखेगी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखेगा, टी वेव बेटा ऐसी दिखेगी। जब आप एक हेल्दी इंडिविजुअल के ग्राफ को देखते हो ना, अब जैसे आप अपना ईसीजी निकालोगे और मेरा ईसीजी निकालोगे या किसी और का निकालोगे, अगर आप में और किसी और में एबनॉर्मेलिटी कोई नहीं है ना बेटा, तो ऑलमोस्ट वेव सेम आते हैं। पी वेव वैसा ही आएगा, क्यू आर एस वैसा ही आएगा, टी वेव भी ऑलमोस्ट वैसा ही आएगा। अगर हेल्दी इंडिविजुअल है तो हम में ज्यादा वेरिएशन नहीं होगी, लेकिन ये वेव किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब ही अभी जो हमने कार्डियक साइकिल पढ़ा था, कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ा था। अब समझना कितना आसान है, देखना। तुम्हारे पास हार्ट के बेटा 4 चेंबर्स थे, 2 एट्रिया थी, 2 वेंट्रिकल्स थे। और मैंने आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से पहले ही बेसिक्स बताए कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहां पे समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जब बेटा तुम्हारा ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो किसको भेजता था? दोनों एट्रिया को भेजता था। दोनों एट्रिया के अलावा और किसको भेजता था बेटा? भेजता था एवी नोड को, भेजता था कि नहीं? जब ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता था, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता था, तो दोनों एट्रिया को जब वो भेजता था तो एट्रिया के वक्त और जज्बात बदलते थे। वक्त और जज्बात बदलने का मतलब था एट्रिया की वॉल जो होती थी वो डीपोलराइज करती थी। बोलो हाँ या ना? मैंने आपसे कहा भी था कि बेटा जी जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, एट्रिया की मसल से तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो मसल्स में कोई चेंज हुआ होगा ना बेटा? मसल्स पहले डीपोलराइज हुई होगी।
इंफॉर्मेशन तो उसको कॉन्ट्रैक्शन की ऐसे नोड से जो उसे मिली, ऐसे नोड ने उसमें वक्त और जज्बात में क्या बदला, उसकी मेम्ब्रेन को डीपोलराइज किया। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, डीपोलराइजेशन लीड्स टू सिस्टोल, ऑलवेज रिमेंबर दैट। डीपोलराइजेशन मतलब उसकी जो चार्ज बदले थे, जो मैंने बेसिक्स में तुम्हें बताया था। हाँ या ना प्यारे बच्चों? यस, मैं कह सकती हूं कि मैम जब हमें पी वेव दिख रहा है ना, तो हम पी वेव के लिए कह सकते हैं दैट पी वेव, पी वेव बोल रही हूं बेटा, पी वेव रिप्रेजेंट्स, पी वेव बेटा रिप्रेजेंट्स एट्रियल, पी वेव एट्रिया के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के टर्म्स में ही तो लिखोगे ना। तो एट्रिया की डीपोलराइजेशन का मतलब चार्ज बदला था। वो जो चार्ज बदलता है ना बेटा, उसी को तुम, वही पी वेव के फॉर्म में दिखती है तुम्हें, एक ऐसी छोटी सी वेव दिखती है तुम्हें। और ऑब्वियस सी बात है मैम, जब एट्रिया डीपोलराइज करती है, इट लीड्स टू, इसकी वजह से क्या होगा, इट लीड्स टू एट्रियल सिस्टोल। क्या बेटा यही बातें हम कर चुके हैं कि नहीं, आप मुझे बताइए। क्या यही बातें हम कर चुके हैं कि नहीं बेटा, बताइए। एट्रिया के डीपोलराइजेशन की वजह से ही तो एट्रिया सिस्टोल करती है। एट्रिया की डीपोलराइजेशन की वजह से ही तो बेटा एट्रिया सिस्टोल करती है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। एट्रिया जब तक डीपोलराइज नहीं करती तब तक वो सिस्टोल भी नहीं करती। तो एट्रिया डीपोलराइज की, जिसकी वजह से एट्रिया में सिस्टोल होगा। अगर ये नहीं होती ना बेटा, तो कभी सिस्टोल नहीं होता, तो कभी सिस्टोल नहीं होता। समझ गए मेरी बात? और बेटा जी आगे अब कार्डियक साइकिल को जरा देखो, क्योंकि आपकी ग्राफ को आप ऐसे ही समझ पाओगे कि बार बार पी क्यू आर एस टी क्यों आ रहा है, पी क्यू आर एस टी क्यों आ रहा है, पी क्यू आर एस टी ही क्यों आ रहा है। नेक्स्ट जो आपने देखा वेव, उसे आपने बोला क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, उसे आपने बोला क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। आप मुझे बताइए, इमीडिएटली आफ्टर एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल के बाद अगला जो कार्डियक साइकिल का इवेंट है वो क्या होता है? वेंट्रिकल सिस्टोल होता है कि नहीं? आप पढ़ चुके हो, आप पढ़ चुके हो। एट्रियल सिस्टोल होने के बाद जो अगला इवेंट होता है बेटा, क्या वो वेंट्रिकल का सिस्टोल ही होता है कि नहीं? क्योंकि एवी नोड से इंफॉर्मेशन जाती है बंडल ऑफ हेस, बंडल ऑफ हेस से बेटा इंफॉर्मेशन जाती है पुरकिंजे फाइबर्स। तो अगला जो इवेंट होता है वो वेंट्रिकल का सिस्टोल ही होना होता है। अच्छा, वेंट्रिकल सिस्टोल कैसे होती है? जब वेंट्रिकल डीपोलराइज करती है, पहले मेम्ब्रेन में बदलाव आते हैं ना, मेम्ब्रेन बदलती है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। इंफॉर्मेशन आने का मतलब वो डीपोलराइज हो रही है, यानी कि वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होता है कि नहीं? एनसीईआरटी बहुत क्लियरली कहती है बेटा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर क्यू वेव। ये बहुत छोटी सी बात है जो आप नेग्लेक्ट करते हैं एनसीईआरटी की। क्यू वेव थोड़ी सी नेगेटिव वेव है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है। बोला कि क्यू, वैसे तो तुम कह सकते हो कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को, और वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन की वजह से वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है। कह तो सकते हो तुम, बिल्कुल कह सकते हो बेटा, लेकिन याद रखना वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल सिस्टोल बिगिंस जस्ट आफ्टर द क्यू वेव, जस्ट आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर द क्यू वेव। मैं तुम्हें ये लाइन ना एनसीईआरटी में यहां पे दिखाती भी हूं। अरे उल्टा पुल्टा हो गया है, ये रहा ना, मैं वही बोलूं कि कहां गया। ये देखो, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स स्लोली आफ्टर क्यू वेव। मैं ना वो लाइट कम करके बाद में आपको दिखाऊंगी, ठीक है? लाइट कम करके मैं बाद में दिखाऊंगी। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू के बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। मेरी बात समझ रहे हो? और ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं? ओवरऑल बेटा हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने पी वेव के लिए कहा कि पी वेव का मतलब होता है एट्रिया का डीपोलराइजेशन, और जब आप एट्रिया की डीपोलराइजेशन की बात करते हो मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन लीड्स टू एट्रियल सिस्टोल। वैसे ही बेटा क्यूआरएस के लिए हम कह सकते हैं, क्यूआरएस का मतलब होता है मैम, इट रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। इट रिप्रेजेंट्स बेटा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन
polarization. And of course beta ventricular depolarization leads to ventricular systole. leads to ventricular systole. लेकिन मैम सिस्टोल विल बिगिन इमीडिएटली आफ्टर क्यू वेव, और इसको मैं स्टार मार्क भी कर रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. सिस्टोल बिगिंस immediately after Q wave. Immediately after Q wave. समझ में आई बेटा बात? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है. इसको कृपया करके बेटा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कृष्णा बेटा पिछले लेक्चर्स अटेंड करके आने चाहिए थे ना. आप पूछ रहे हो डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है. अब ये बेटा 2-3 लेक्चर्स में लगातार बताया गया था ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो. आप लोग देख के नहीं आते हो बेटा, आप डायरेक्ट एक ही क्लास अटेम्प्ट करने के आते हो. कितनी गलत बात है. डन. पक्की बात. बेटा इंडिविजुअल क्यू आर और एस, इंडिविजुअली आप इसको नहीं बोलोगे कि इंडिविजुअली क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिविजुअली आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. नहीं, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, और जो पूरी आपको क्यू आर और एस कंप्लीट आपको दिखती है वो कंप्लीट आपकी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, जिसकी वजह से बेटा वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, यानी कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है. अब मैम टी वेव का क्या मतलब है. अब बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखो मन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम देखो आपने इस वेव का तो मतलब बता दिया क्या होता है, इस वेव का भी मतलब बता दिया, लेकिन मैम पी से लेके क्यू तक के बीच में भी तो टाइम है. पी से लेके क्यू तक के बीच में ये पी क्यू वाला इंटरवल भी तो है. कहने को तो बेटा आप ये भी पूछ सकते हो कि मैम इन दोनों के बीच में जो टाइम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. मैम एस से लेके टी तक के स्टार्टिंग के बीच में भी तो टाइम है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. मेरी बात समझ रहे हो. तो मैं तुम्हें यही अब पहले थोड़ा धीरे धीरे समझाती हूँ. एनसीईआरटी क्या कहती है टी वेव के बारे में. एनसीईआरटी टी वेव के बारे में कह रही है टी वेव रिप्रेजेंट्स रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. इसीलिए ये वाले बेसिक टर्म्स मैंने लिखा हुआ था कि ये बेसिक्स हैं, मैंने लिखा हुआ था. अब आधे बच्चे पढ़ के नहीं आए हैं, अब क्या करें बताओ बताओ. अरे भाई हाँ, एनसीईआरटी टी वेव के बारे में क्या कहती है. सबसे पहले बेटा बात याद रखिए, एनसीईआरटी टी वेव के बारे में क्या कह रही है. एनसीईआरटी कह रही है मैम टी वेव का मतलब है, टी वेव का मतलब है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल. रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. क्या आपको याद है मैंने जब आपको रीपोलराइजेशन बताया था तो रीपोलराइजेशन को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया था. रीपोलराइजेशन को मैं क्या कह सकती हूँ, रिलैक्सेशन कह सकती हूँ, रिलैक्सेशन कह सकती हूँ. यस, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स का मतलब क्या मैं एनसीईआरटी के अगर लैंग्वेज में कह सकती हूँ, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स के लिए मैं ये कह सकती हूँ बेटा कि इट मीन्स द वेंट्रिकल्स आर कमिंग बैक टू द रिलैक्स स्टेट. कह सकती हूँ कि नहीं, कह सकती हूँ कि नहीं बेटा. वेंट्रिकल्स वापस से पोलराइज कर रही है. रीपोलराइज मतलब वेंट्रिकल्स धीरे धीरे वापस से रिलैक्स वाली स्टेट में आ रही है ना. वेंट्रिकल्स डायस्टोल यानी कि वेंट्रिकल रिलैक्सेशन वाले स्टेट में आ रही है. और इससे आपको एक और बात समझ में आएगी बेटा. देखो एक तो ये कहेंगे कि वेंट्रिकल्स रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल स्टेट. पर पता है बेटा इसमें से एक पर्टिकुलर चीज से क्वेश्चन आता है. अभी एक पर्टिकुलर चीज से क्वेश्चन आता है. एनसीईआरटी कहती है
कि ये जो टी वेव जहां एंड होता है ना मैम, एंड ऑफ टी वेव, एनसीईआरटी कहती है जब तक टी वेव खत्म नहीं होता तब तक वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन भी खत्म नहीं होता। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हूं, एनसीईआरटी कहती है, और यहां से सवाल आया हुआ है, आगे भी आएगा। एनसीईआरटी कहती है एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट्स, पहले मैं लाइन लिखती हूं ताकि तुम्हें बेटा समझ में आए मैं बोल क्या रही हूं, ठीक है, पहले तुम्हें ये समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूं ताकि तुम रिलेट कर पाओ। और इसे तो कृपया करके बेटा स्टार मार्क कीजिएगा। एंड ऑफ टी वेव, एंड ऑफ टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट्स, एंड पूरा पूरा लिखो, रिप्रेजेंट्स एंड ऑफ ventricular, end of ventricular systole। समझना मेरी बात ध्यान से, समझना मेरी बात ध्यान से। एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट्स एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बोला कि ठीक है मैम ये बात गलत नहीं है कि क्यूआरएस का मतलब है कि वेंट्रिकल सिस्टोल कर गई, क्यूआरएस का मतलब है वेंट्रिकल सिस्टोल हो गई, ठीक है। वेंट्रिकल जब सिस्टोल कर जाती है ना बेटा, तो मतलब कि आपका एक कार्डियक साइकिल हो चुका है, क्योंकि वेंट्रिकल सिस्टोल कर जाएगी तो डब हार्ट साउंड आ जाएगा। उससे पहले लब आता है, उसके बाद डब आता है, तो एक हार्ट साउंड हो जाता है जैसी वेंट्रिकल सिस्टोल कर जाती है। रिलेट करना बेटा, रटना मत। नहीं 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 नहीं, डायस्टोल नहीं, डायस्टोल नहीं। आप मेरी बात सुनो, आप ज्यादा ज्ञानी हो, रॉन्ग कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। पढ़ा है तुमने, एनसीईआरटी से पढ़ा है? मेरी बात सुनो, ये देखो आए सारे, इनका तो फोटो लेने का मन करता है जितने लोग रॉन्ग लिख रहे हैं ना, क्योंकि पढ़ के नहीं आए, टीचर को ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, पहले पूरा टॉपिक पढ़ो फिर रॉन्ग लिखना स्टार्ट करना, ठीक है ना? रॉन्ग के बच्चे अभी पेपर में अपना वाला लिख के आना, ऐसा अंडा नंबर मिलेगा ना, फिर करते रहे ना रॉन्ग रॉन्ग। सुनो इधर मेरी बात, हाँ पढ़े लिखे हैं नहीं, पढ़ा है नहीं कुछ, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। जब आप टी वेव को एंड कर रहे हैं तो एनसीईआरटी कहती है कि एंड ऑफ टी वेव का मतलब होता है एंड ऑफ सिस्टोल। एंड ऑफ सिस्टोल, किसका सिस्टोल? वेंट्रिकल का सिस्टोल एंड हो चुका है। ऑटोमेटिकली बात है कि इसके बाद डायस्टोल स्टार्ट होगा। लेकिन आप बात समझिए, क्यूआरएस में तुमने वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन मैम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो कर जाती है बट उसको रिलैक्स होने में टाइम लग रहा है। तो उसका रिलैक्सेशन होने के लिए उसको टी वेव के एंड तक, मतलब जब तक ये वेव चल रही है ना बेटा, ये पूरी वेव चल रही है, आप ये मान के चलो वेंट्रिकल अभी रिलैक्स नहीं हुई है, अभी भी नहीं हुई है, अभी भी नहीं हुई है। जैसे ही टी वेव खत्म होता है उसका मतलब है कि अब वेंट्रिकल कंप्लीटली रिलैक्स हो गई। एक बार जब तुम्हें कोई लाफा मारेगा बेटा तो झंझनाहट आती है, धीरे धीरे करके तुम नॉर्मल होते हो ना, कि लाफा मारा और फिर बेटा नॉर्मल हो गए, तुरंत नॉर्मल हो गए, ऐसा नहीं होता है ना। तो वेंट्रिकल जब सिस्टोल करती है उसके बाद धीरे धीरे रिलैक्स करती है, ऐसा थोड़ी रिलैक्स कर गई एकदम से। वाओ, समझ गए? यस एवरीवन। वेंट्रिकल का सिस्टोल तो हो गया, ठीक है, क्यूआरएस ने रिप्रेजेंट किया वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, जिसका मतलब होता है वेंट्रिकल का सिस्टोल। बट वेंट्रिकल का सिस्टोल कंप्लीटली एंड जो होता है, सिस्टोल का एंड होने का मतलब ही है रिलैक्सेशन। नलायकों, सिस्टोल एंड हुआ उसी का मतलब है रिलैक्सेशन, ऑटोमेटिकली वही सेंस बनता है। एंड ऑफ डायस्टोल नहीं लिखते हैं, लिखते हैं एंड ऑफ सिस्टोल। किसका सिस्टोल? वेंट्रिकल का सिस्टोल। वेंट्रिकल का सिस्टोल एंड हुआ तो मेरे बच्चा क्या हुआ? डायस्टोल ही ना हुआ उसके बाद, हाँ या ना? डायस्टोल, डायस्टोल, एंड ऑफ डायस्टोल लिखो मैम। इसी तरीके से वेव्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। डायस्टोल वर्ड यूजुअली यूज नहीं करते हैं जब आप ईसीजी लिखते हो, यूजुअली सिस्टोल के टर्म्स में ही लिखते हो आप वेव्स को। समझ गए मेरी बात? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
समझ गए? यस बेटा, इनके बीच बीच में भी जो टाइम है ना, वो भी कुछ 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 रिप्रेजेंट करता है, बट वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो तुम फालतू में लिखोगे। पीक्यू इंटरवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसटी इंटरवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कर तो रहा होता है। जैसे आपने बोला ना ये एट्रियल सिस्टोल हो गया, पर एट्रियल सिस्टोल यहां तक चलता है, जैसा आपने यहां पे पढ़ा, ऐसा थोड़ी है यहीं पे खत्म हो गया। जब तक ये क्यू वेव स्टार्ट नहीं होती है ना बेटा, तब तक एट्रियल सिस्टोल चलता रहता है, पर ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है आप सिंपली वही याद रखो, ज्यादा ज्ञानी मत बनो। पी वेव का मतलब होता है एट्रिया का डीपोलराइजेशन, एट्रिया के डीपोलराइजेशन की वजह से एट्रिया सिस्टोल करती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन की वजह से वेंट्रिकल सिस्टोल करती है, बट सिस्टोल बिगिंस जस्ट आफ्टर द क्यू वेव, जस्ट आफ्टर द क्यू वेव। और मैम टी वेव का मतलब होता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ऑब्वियसली मैम, क्योंकि अभी हमने, चाहे तुम रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स बोलो, चाहे तुम ये बोलो कि मैम यहां तक आते आते वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म हो गया, वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म हो गया, क्या क्या मतलब था कि डीपोलराइजेशन खत्म हो गई, वापस से रीपोलराइज हो गया। वही बात है, उसको लिखने का बेटा अलग तरीका है। हाँ चंचल, यस, रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स टू द नॉर्मल स्टेट। एंड ऑफ टी वेव का मतलब है कि भैया अब वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म हो गया। और आपको जितने क्यूआरएस दिखते हैं बेटा किसी भी ग्राफ में, क्योंकि क्यूआरएस हुआ मतलब वेंट्रिकल का सिस्टोल हो चुका है। जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर जाती है, ब्लड आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, डब हार्ट साउंड आ जाता है, यानी कि लब डब हो चुका है। जितने क्यूआरएस आते हैं एक बेटा मिनट पर, मतलब पर टाइम तुम देखते हो, तो वही तुम्हारी हार्ट बीट होती है। अगर तुम्हें पर मिनट देखना है तो तुम पर मिनट देख लो, तुम्हारी ईसीजी करने पर कितनी क्यूआरएस आ रही है, जितनी क्यूआरएस आएगी बेटा उतनी तुम्हारी हार्ट बीट है। समझ गए? यहां पे मैं लिख सकती हूं कि है छोटा सा टॉपिक, पर बेटा समझाना जो है ना, यही तो एक बड़ा टास्क होता है। नंबर ऑफ क्यूआरएस इन ईसीजी tells about the heart beat। जितनी क्यूआरएस उतनी बेटा तुम्हारी हार्ट बीट। डन। अब बेटा मैम इसमें हमारी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या हुई, जरा ये बता दो, इसमें हमारी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या हुई? इस समय कैसे पता चला मैम कि हम बीमार हैं या ठीक हैं? तो बेटा कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है मैम? देखो नॉर्मल ग्राफ ऐसे आना चाहिए था, और एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से ऑलमोस्ट सिमिलर ईसीजी आता है अगर वो हेल्दी इंडिविजुअल है। बट अगर बेटा पता चला, अब ये बनाना मत, ये मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूं, बहुत पहले ना बेटा इससे रिलेटेड डेविएशंस भी पढ़ाते थे। किसी का पी वेव बहुत एनलार्ज आ रहा है, किसी का टी वेव बिल्कुल फ्लैट आ रहा है, ये हार्ट अटैक, ये लो ऑक्सीजन सप्लाई का इंडिकेशन होता है वैसे, मायोकार्डियल इश्कीमिया। या बेटा किसी का क्यूआरएस बहुत ज्यादा एलिवेटेड आ रहा है। आप समझ रहे हो? एनी डेविएशंस, ये स्टैंडर्ड ईसीजी से अगर कोई भी स्लाइट डेविएशन अगर आपको आ रही है, तो आप कहोगे कि डेफिनेटली कोई ना कोई हार्ट प्रॉब्लम है। जैसे पी वेव अगर बहुत एनलार्ज हो जाती है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि एट्रिया बहुत ज्यादा आपके एनलार्ज्ड है, एट्रियल एनलार्जमेंट। अलग अलग वेव्स में प्रॉब्लम्स जो है आपकी अलग अलग हार्ट कंडीशन को बेटा सिग्निफाई करती है, डिनोट करती है। बेटा अगर डन डनाडन डन हो गया है तो बेटा थम्स अप करके बेटा स्पैमर्स की बैंड बजा दो तुम, चलो जल्दी करो। यस यस, जल्दी 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 इस पॉइंट को लिख लें, फिर एक बारी इस पॉइंट को एक बारी लिख लें, फिर एनसीईआरटी से बेटा इसे रीड भी करना है हमें, ठीक है? चलो लिखेंगे ईसीजी, ईसीजी फॉर most of the individuals
most of the healthy individuals is more or less same, ठीक है. एनी डेविएशन मतलब इससे अगर कोई भी चीज डिफरेंट लगी, एनी डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड, एनी डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड पैटर्न may signify disorders, इसीलिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. डन. एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करें बच्चों, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करें. चलो ईसीजी की एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं बच्चों. एक तो ना तुम्हारी पता नहीं ये रहा ना डबल सर्कुलेशन यहां दिया हुआ है, पीपीटी ना उल्टी पुल्टी हो गई है. हाँ चलो देखो, you are probably familiar with the scene from a typical hospital television show. बोला कि आप भली भांति जानते होंगे एक टिपिकल टीवी शो जो होता है. A patient is hooked up to monitoring machine that shows voltage traces on a screen and makes the sound pip 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 pee as the patient goes into the cardiac arrest. कार्डियक अरेस्ट आगे मैं आपको बताऊंगी, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट. तो बोला कि जब एक पेशेंट को आपने ऐसे मॉनिटर से देखा होगा कि मॉनिटर में उसकी कुछ स्क्रीनिंग हो रही है और वो साउंड मतलब ऐसे कर रहा है और जैसे पी साउंड होता है मतलब कार्डियक अरेस्ट आ गया. कार्डियक अरेस्ट क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगी बेटा. दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, याद रखिए ग्राफ मशीन है, ग्राफ नहीं है. दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ग्राम जो होता है वो ग्राफ है. ठीक है. ECG is a graphical representation of electrical activity of heart during the cardiac cycle. ECG एक तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखने के लिए ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल जो होती है ना. टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG, ध्यान दीजिए, टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG एज शोन इन द फिगर बेटा, ये वाला फिगर. A patient is connected to a machine with 3 electrical leads. Leads का मतलब है 3 इलेक्ट्रोड्स. कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स कहां कहां होते हैं बेटा? 1 to each wrist and to the left ankle. एक यहां और एक लेफ्ट एंकल पे आप लगाते हैं. ठीक है. That continuously monitors the heart activity, जो आपके हार्ट की एक्टिविटी को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है. For a detailed evaluation of the heart's function, multiple leads are attached to the chest area. Chest region, मैंने ट्रंक बोला, ट्रंक इज बेसिकली यहां से लेके नेक्स के नीचे वाला एरिया से लेके ये पूरा बेटा एरिया आपका ट्रंक एरिया है. आप चेस्ट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. कि आपको फर्दर और बेटा डिटेल एनालिसिस करनी है तो आप और भी इलेक्ट्रोड्स का यूज कर सकते हो. ठीक है. हियर वी विल ओनली टॉक अबाउट अ स्टैंडर्ड ECG. यहां हम केवल और केवल एक स्टैंडर्ड ECG के बारे में बात करेंगे. P wave, QRS complex and T wave. ठीक है. Each peak in ECG is identified from a letter P to T that corresponds to a specific electrical activity of the heart. बोला आप ECG में P से लेके T तक के लेटर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो किसी ना किसी चीज को, एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर रहा होगा. देखो, P wave represents the electrical excitation or depolarization of the atria.
पी वेव का मतलब होता है कि डीपोलराइज हुई मेम्ब्रेन। नॉर्मल मेम्ब्रेन बेटा जिन भी बच्चों ने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा, पहले मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव होती है, बाहर से पॉजिटिव होती है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट होती है। और इस पे जब स्टिमुलस इसको मिलता है ना बेटा, तो इसके वक्त और जज्बात बदलते हैं, तो ये डीपोलराइज कर जाती है, अंदर से पॉजिटिव बाहर से नेगेटिव। इसी को आपने बोला डीपोलराइजेशन, इसी को आपने बोला बेटा एक्साइटेशन। समझे? तो एक्साइटेशन हुआ एंड एक्साइटेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ दोनों एट्रिया का, क्योंकि आपके ऐसे नोड ने दोनों एट्रिया को इंफॉर्मेशन दी, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए। समझ में आ रही है बात? यस। The QRS complex represents depolarization of ventricles which initiates ventricular contraction. QRS का मतलब होता है कि मैम वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो रहा है। वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन का मतलब है वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट होगा, है ना? The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole. कॉन्ट्रैक्शन जस्ट Q के बाद स्टार्ट होता है, और यानी कि Q के बाद ही आप बोल रहे हैं कि सिस्टोल चालू हुआ, सिस्टोल स्टार्ट हुआ, है ना? आगे देखो। अरे यार सपोलो पढ़ो यार, सपोलो। चलो रियल वाले आ गए, आज तो कोबराज, रियल कोबराज आ गए हैं भाई, जहर उगल रहे हैं यार। चलो, द टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, दैट इज बेटा रीपोलराइजेशन। बोला जो टी वेव है ना मैम, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वेंट्रिकल्स वापस से एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में आ रही है, एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में आ रही है। और एक्साइटेड से नॉर्मल होने का मतलब वापस से इस स्टेट में जाना, वापस से रेस्ट या पोलराइज स्टेट में जाना, इसीलिए तो उसे रीपोलराइज बोलते हैं, है ना? द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। लेकिन जितने भी बच्चों ने रॉन्ग लिखा था ना बेटा, वो अपना वाला आंसर लिख के आना, ताकि आपको ना पेपर में एक बार अंडा मिले। जब आपको पेपर में अंडा मिलेगा ना तो बहुत मजा आएगा। जितने लोगों ने रॉन्ग लिखा था, एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, आपका एंड ऑफ टी वेव मतलब आप सिस्टोल खत्म हो चुका है, तो सिस्टोल खत्म हो चुका है मतलब ही डायस्टोल है भाई। सिस्टोल खत्म हो चुका है मतलब ही अब डायस्टोल स्टार्ट हो गया बेटा। समझ गए मेरी बात? यस एवरीवन। अब देखो, ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसको काउंट करो इन अ गिवन टाइम पीरियड, वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट ऑफ एन इंडिविजुअल। हार्ट बीट पता चल जाएगी। Since the ECG obtained from different individuals roughly have the same shape for a given lead configuration, deviation from this shape indicates a possible abnormality or a disease. Hence, it is of a great clinical significance. बोला कि क्योंकि एक पर्टिकुलर अलग अलग इंडिविजुअल्स के ECGs जो स्टैंडर्ड वाले होते हैं वो सेम होते हैं, और अगर इसके अलावा कोई भी डेविएशन होती है तो वो कोई ना कोई मैम एबनॉर्मेलिटी या कोई ना कोई डिजीज को इंडिकेट करती है। एक एक लाइन हमने एनसीईआरटी की बेटा क्लियर कर ली। बोलो डन 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 डन, जल्दी से बेटा जी, क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो एक बारी, अब पता है बेटा ये ना तुम्हारी एनसीईआरटी थोड़ी अपडेट हो गई है, तो इन्होंने ना बेटा बहुत ही गंदी तरीके से, पहले बेटर दिया हुआ था, अब तो मैं तो ये कहती हूँ डबल सर्कुलेशन बहुत ही बेकार दिया हुआ है। सिस्टमिक सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन दिया हुआ है, हेपैटिक सर्कुलेशन भी थोड़ा सा दिया हुआ है, पर बहुत ही बेकार तरीके से दिया हुआ है। बट बेटा जैसा भी दिया हुआ है पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही, है ना? करे फिर बेटा स्टार्ट। यस, पुरानी एनसीईआरटी में और नई एनसीईआरटी में थोड़ा अपग्रेडेशन है डबल सर्कुलेशन में। ये नई वाली एनसीईआरटी तुम्हारे पास जो होगी उसमें ऐसा ही दिया हुआ है, तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं। कोहिनूर क्लियर हो गया बच्चों को। हाँ चलो, हम हेडिंग डालते हैं बेटा क्या, जो हम करोड़ों बार कर चुके हैं जो टॉपिक, दैट इज डबल सर्कुलेशन। बस इसी को थोड़ा सा और एक दो पॉइंट्स इसमें आपको मैं बताती हूँ, बाकी तो बेटा आपको बहुत अच्छी तरीके से डबल सर्कुलेशन पता है यार। जिनके पास भी 4 चेंबर हार्ट होता है ना बेटा, वो डबल सर्कुलेशन करते हैं। उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा अलग ट्रैवल करता है। एंड ऑब्वियस सी मैम बात है कि मैम जिनमें डबल सर्कुलेशन होता है ना, ब्लड हैज टू पास ट्वाइस थ्रू द हार्ट बिफोर रीचिंग द ऑर्गन्स। अभी आप इस बात को समझेंगे। मछली जल की रानी, जीवन जिसका पानी, वो याद है तुम लोगों को? मछली क्या करती है, एक बार ही ब्लड को पंप किया तो अब वो सीधे ऑर्गन्स के पास पहुंचेगा, वापस से हार्ट में नहीं आएगा, ऑर्गन के पास पहुंचेगा फिर हार्ट में आएगा। देखो मछली जल की रानी ने क्या किया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया था, उसे गिल्स में भेजा था, गिल्स ने उसमें ऑक्सीजन डाल दिया और फिर गिल्स से बेटा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज को मिल गया या ऑर्गन्स को मिल गया, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट में आता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
अपने केस में ऐसा नहीं होता। अपने केस में पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाती है, लंग्स उसमें ऑक्सीजन भर देता है, फिर वो हार्ट के पास वापस से आती है, फिर वो वापस से हार्ट के पास आती है, और फिर बेटा हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी को। वी आर नॉट लाइक मछली जल की रानी, वी डोंट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी बेटा, वी आर गुड पीपल, वी आर नॉट मछली जल की रानी, राइट। मछली ने क्या किया था, डीऑक्सीजनेटेड पंप किया था, गिल्स के पास उसे भेजा था, गिल्स ने उसमें ऑक्सीजन डाल दिया, और गिल्स ने ही फिर वहीं से पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला है। अपने केस में अभी मैं आपको बताऊंगी भी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है, वो लंग्स के पास जाता है, लंग्स उसमें ऑक्सीजन डाल देती है, फिर वो ब्लड ऑर्गन्स के पास नहीं जाता, फिर वो ब्लड अपने हार्ट के पास वापस आता है ना। यस। अभी देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे पढ़ाती हूँ, ये तो तुम्हें रट गया है, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम अब ये वाला टॉपिक तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, फिर भी तुम में से कई बेटा ऐसे सपोले होते हैं जो इसमें भी गलत करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कैसे, इतनी बार पढ़ने के बाद कैसे गलत करते हो। इसको बेटा कृपया करके बनाएं और जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, इसमें ज्यादा पेंटिंग करने लग गए ना 10 घंटे तक तो देख लेना फिर। और मैं हार्ट के कलर को ऐसे क्यों बना रही हूं, ताकि डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड की ना डिफरेंस तुम्हें समझ में आती रहे, ठीक है। अब देखो इसी में बस एक पॉइंट तुम्हें ऐड करना है, बाकी तो तुम पढ़ चुके हो बेटा। अब देखना, ठीक है, ये है तुम्हारी, हाँ क्या हुआ, नहीं, ये है तुम्हारी राइट एट्रियम, ये है तुम्हारी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यस। अब बेटा जी यहां से ब्लड वेसल को बनाते हैं, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी राइट एट्रियम से नहीं, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है कहां, आपके लंग्स के पास, मैं एक काम करती हूं बेटा, एक्चुअल में ना एक ही कलर से बनाती हूँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये वाला सर्कुलेशन ना कलर में ना मतलब दिखाना चाह रही हूँ, तभी तुम्हें क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी, तो मैं येलो कलर से बनाती हूँ। यहां से गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास, ऑक्सीजनेशन के लिए, ये एरो है, और लंग्स से बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम के पास। अभी आप बनाओ, पूरा पाथवे तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम्हें पूरा पाथवे ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता है तो तुमने बहुत ही ज्यादा गंदी पढ़ाई की है बेटा। मैं तो बस ये तुम्हें ना क्योंकि टॉपिक में दिया हुआ है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा वापस से बता दे रही हूं, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी वेन, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से मैं ग्रीन कलर से दिखाती हूं, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है आयोटा, और आयोटा जाती है टिश्यूज के पास या ऑर्गन्स के पास, ठीक है। और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ जाता है एट्रियम में। मैंने इनको ग्रीन और येलो कलर से क्यों दिखाया है अब मैं आपको समझाती हूं। आयोटा, दिस इज बेटा वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा। पहले आप मुझे बताइए क्या आपको इस डायग्राम को समझने में कोई दुखद समस्या आ रही है, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको इस डायग्राम को समझने में कोई दुखद समस्या आ रही है बेटा, कि फ्लो ऑफ ब्लड कैसे हो रहा है।
आयोटा कहां से निकली, पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकली। मैं आपको ये बता देती हूं कि येलो और ग्रीन कलर से मैंने चीजों को क्यों बनाया है बेटा, ये मैं आपको अभी समझा दे रही हूं कि मैंने येलो और ग्रीन कलर से इसे क्यों बनाया है। आपकी जो डबल सर्कुलेशन है ना बेटा, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है क्योंकि लंग्स के पास ब्लड जा रहा है, और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है जो टिश्यूज के पास ब्लड जा रहा है। ठीक है, हाँ, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने आपसे कहा कि आपके डबल सर्कुलेशन में ना बेटा, ये लिखना है बेटा सभी को, जो आपका डबल सर्कुलेशन होता है ना बेटा, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन। एंड आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैम जब हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं ना, तो यानी कि वो वाला हिस्सा डबल सर्कुलेशन का जिसकी मदद से ब्लड को हम लंग्स में पहुंचा रहे हैं, और सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब मैम, सिस्टमिक मतलब टिश्यूज, वो वाला पार्ट मैम जिसकी मदद से हम ब्लड को कहां तक पहुंचा रहे हैं मैम, टिश्यूज के पास तक पहुंचा रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में बेटा पूछा जाएगा कि कौन से चेंबर्स, कौन सी ब्लड वेजल्स आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन को बना रही है, कौन से चेंबर्स, कौन सी ब्लड वेजल आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन को बना रही है। तो आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन को बनाने वाला जो होता है लंग्स में, और याद रखना बेटा, देखो जैसे कि बेटा अभी मैं शेड कर रही हूं, आपको शेड करने की जरूरत नहीं है। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टार्ट होता है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से बेटा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल से शुरू हुआ एट्रियम पे खत्म हो गया, वेंट्रिकल से शुरू हुआ एट्रियम पे खत्म हो गया। इसके बीच में जितनी भी चीजें थी वो तुम्हारी पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट थी, वो तुम्हारी पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट थी। आपके वेंट्रिकल से चालू हुआ, आपके एट्रियम पे खत्म हो गया, राइट वेंट्रिकल से चालू हुआ, लेफ्ट एट्रियम पे आके खत्म हुआ, और जितनी भी ब्लड वेसल इसके बीच में इन्वॉल्व थी वो सारी आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन की थी, पल्मोनरी सर्कुलेशन की थी। समझ गए मेरी बात। अब मैम सिस्टमिक सर्कुलेशन में एग्जैक्टली बेटा देख लो, सिस्टमिक सर्कुलेशन भी वेंट्रिकल से चालू होगा और एट्रियम पे खत्म होगा, डायगोनल है बेटा। देखो ये भी वेंट्रिकल से चालू हुआ था, एट्रियम पे खत्म हुआ था। यहां पे भी देखो बेटा, आप देखो ये वेंट्रिकल से चालू हुआ, सिस्टमिक सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला आयोटा की मदद से, टिश्यूज, फिर आपके टिश्यूज से आया बेटा सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा, और एंड हो गया बेटा राइट एट्रियम में। जो भी ब्लड वेजल टिश्यू को ब्लड दे रही है या ब्लड लेके जा रही है, जहां से सप्लाई कर रही है, जहां को लेके जा रही है, वो पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट है। और जो भी बेटा चेंबर्स आपके लंग्स को ब्लड दे रहे हैं, यानी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या वहां से ब्लड को लेके आ रहे हैं जिस भी चेंबर तक, वो पूरे आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट बन जाएंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। बताओ बेटा कितना इजी है, कितना इजी है। किसी को इसमें कोई दुख दर्द समस्या एक बारी मुझे बता दो बेटा। सिंपल सा यहाँ पे लिख लो ना यार, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या है आपके पास, राइट वेंट्रिकल से चालू किया, राइट वेंट्रिकल से बेटा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से कहां लेके गए बेटा ब्लड को, लंग्स, लंग से कहां लेके गए बेटा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से बेटा कहां लेके गए लेफ्ट एट्रियम। दिस इज द पार्ट ऑफ योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इसीलिए तो बेटा डबल सर्कुलेशन है, कितना आसान है यार, है ना। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या है बेटा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में यू हैव लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, आयोटा की ब्रांच लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, सिस्टमिक आर्टरी, कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा से बेटा मिला बॉडी को, बॉडी से बेटा क्या गया सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा यानी कि वीना केवा, और यहां से ब्लड गया आपके राइट एट्रियम। दिस इज योर सिस्टमिक सर्कुलेशन, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल सरल, बिल्कुल इजी मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सरल, बिल्कुल इजी। एंड दिस इज ओनली डबल सर्कुलेशन, कि ब्लड को एक बार तो हार्ट में आया था, फिर हार्ट से पहले लंग्स में गया, फिर वापस से हार्ट में आया, डबल सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन होना जरूरी है भाई, सिस्टमिक सर्कुलेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचाओगे बेटा। तो इसी सिस्टमिक सर्कुलेशन की मदद से, इसी जो सिस्टमिक सर्कुलेशन की मदद से, अगर होता ही नहीं तुम्हारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो तुम्हारे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टिश्यूज तक पहुंचते ही नहीं। रीचेस
द टिश्यूज। कोई दुख दर्द समस्या? अगर बेटा यहां तक हो गया तो एक और सर्कुलेशन बताती हूं, डबल सर्कुलेशन के अलावा। बेटा यहां कहीं पे भी एक बार भी आपने देखा नहीं है, हमने एक बार भी नहीं बनाया, हार्ट को खुद को ब्लड कैसे मिलता है? क्या कभी सोचा है? सोचा है क्या तुमने कल, क्या कभी सोचा है? सोचा नहीं तो सोचो अभी। जाइना बेटा धन्यवाद। बेटा हार्ट भी तो बेचारा यार थक चुका है, दूसरों की मदद करते करते थक चुका है, पक चुका है। हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना भाई। हार्ट को ब्लड कैसे मिलेगा? कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो बढ़ाऊं आगे कोरोनरी सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन के बाद। डबल सर्कुलेशन के बाद कोरोनरी सर्कुलेशन। हाँ चलिए, कोरोनरी सर्कुलेशन कितना आसान है अभी आप देखना। कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। जो सबकी मदद करता है उसकी भी तो मदद होगी ना। आपके हार्ट में कैसे कैसे ब्लड फ्लो होता है, हार्ट को कैसे कैसे बेटा ब्लड मिलता है, उसको भी तो एक बार ही पढ़ना पड़ेगा ना। और कितना सहज है, कितना इजी है। देखो एक फ्लो बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे सिंपल सा। आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड था किसके अंदर? आयोटा के अंदर, क्योंकि मैम यही तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही थी। जब हम आयोटा बनाते हैं तो ऐसे आयोटिक आर्क बनाते हैं, और आयोटिक आर्क में एक होती है कैरोटिड आर्टरी और होती है कोरोनरी आर्टरी। समझ रहे हो बेटा? आयोटा की ही ब्रांच होती है आर्टरी। आयोटा की वो ब्रांच जो आपके हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी उसका नाम होगा कोरोनरी आर्टरी। उसका नाम होगा बेटा कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी वर्ड आया हार्ट से, आर्टरी आया क्योंकि वो आयोटा की ब्रांच है। यस, और मैम कोरोनरी आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा किसको? हार्ट को। किसको मिला? हार्ट को। अब मैम हार्ट में भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा होगा ना, तो हार्ट से भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली भी ब्लड वेसल्स होंगी। बिल्कुल होंगी बेटा, बिल्कुल होंगी। हार्ट से अब हार्ट ने बेटा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज किया, हार्ट की मसल्स ने ऑक्सीजन को यूज किया, ऑक्सीजन को यूज किया तो बेटा मेटाबॉलिज्म कर रही है, CO2 बनाएगी, है ना। अब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो बनेगा ना मैम। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करती है? वेन्स कैरी करती है। कौन सी वेन कैरी करेगी मैम? कोरोनरी वेन। और अब आएगा बेटा वो वाला टर्म जो मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने हार्ट का डायग्राम आपको पढ़ाया था। ये बनाना मत, ये मैं तुम्हें बना के बता रही हूं। मैंने ऐसे बनाते वक्त में तुम्हें बताया था, राइट एट्रियम में एक छोटा सा साइनस होता है। राइट एट्रियम में एक छोटा सा साइनस होता है बेटा, वो साइनस कहलाता है कोरोनरी साइनस। वो साइनस कहलाता है कोरोनरी साइनस। द ओपन स्पेस इन द राइट एट्रियम, द ओपन स्पेस इन द राइट एट्रियम। और वही जो ओपन स्पेस होती है राइट एट्रियम में, उसी के अंदर तो बेटा कोरोनरी वेन पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डंप कर देती है। बस यही हार्ट का सर्कुलेशन है। कितना सिंपल है बताओ। कोरोनरी साइनस, राइट एट्रियम, फिर तो नॉर्मल जो सर्कुलेशन चल रहा है वही चलता रहेगा। बताओ कोई समस्या बेटा? कितना आसान है, कितना आसान है। आयोटा पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, तो ऑब्वियस सी बात है हार्ट को भी तो करेगी ना यार। पूरी बॉडी को सप्लाई करती है मतलब हार्ट को भी करेगी। कैसे करेगी? उसकी जो ब्रांच है उसे कोरोनरी आर्टरी बोल रहे हो। यस मैम, आपकी बुक में पहले आयोटा है फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उसका मतलब एक ही है। जूलॉजी मेडिजी में आयोटा पहले दिया हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक ही बात है। उसका भी मतलब है आयोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, एक ही बात है। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है तो एक थम्स अप दे दो बेटा। नहीं रिपीट तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी बेटा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो बेटा एक थम्स अप दे दो। सारे स्पैमर्स आ गए हैं, बड़े आए।
ठीक है। इसके अलावा बेटा एक और सर्कुलेशन होता है जिसे बोला जाता है पोर्टल सर्कुलेशन, और आप लोगों ने फ्रॉग में पोर्टल सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो मैं उम्मीद करती हूं यहां तुम मुझे आंसर दे पाओगे और रोओगे नहीं ज्यादा। पोर्टल सर्कुलेशन आज का लास्ट टॉपिक है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और कल की क्लास में फिर हमें बेटा चैप्टर को फिनिश करना है, ब्लड वेजल्स पढ़ने हैं, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी पढ़नी है, और डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक अलग से सेशन ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो तपस्या सीरीज जो है वो अलग से कर लेंगे, ठीक है। हाँ, पोर्टल सर्कुलेशन का क्या मतलब पढ़ा था तुम लोगों ने, मेरे को एक बारी बताओ। पोर्टल सर्कुलेशन का क्या मतलब पढ़ा था बेटा, तुम मुझे एक बारी बताओ। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम कल करेंगे, आज पोर्टल सर्कुलेशन कर लेते हैं। बेटा डू यू रिमेंबर मैंने कहा था यूजुअली तो मैम बॉडी में जैसा आप बताते हो कि हार्ट से आयोटा निकली, आयोटा की ब्रांच होती है आर्टरी, आर्टरी ऑर्गन्स के पास जाती है, कैपिलरी नेटवर्क में टूट जाती है। नहीं, अब ऑर्गन टू ऑर्गन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार बेटा, शाबाश, सो प्राउड ऑफ यू। और बेटा वो ऑर्गन और ऑर्गन के बीच में यूजुअली तो क्या होता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है बेटा जब आप सही आंसर देते हो ना, तो सच में खुशी होती है। चलो मेरा तबियत खराब था बट आपके आखिरी आंसर से मुझे खुशी मिली काफी। यानी कि बेटा हार्ट से ऑर्गन में ब्लड जाता था यूजुअली, आर्टरी हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड, ऑर्गन के पास लेके जा रही है, और ऑर्गन से वेन्स बेटा हार्ट में वापस ब्लड लेके आ रही है। बट कई बारी ना ऑर्गन और ऑर्गन के बीच का वीनस कनेक्शन हो जाता था, स्पेशल वीन्स का कनेक्शन, याद है, वीनस कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन्स, राइट। ये आपको याद है बच्चों, हमने कहा था स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन्स, वीनस कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन्स, वीनस कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बीच का स्पेशल वीनस कनेक्शन बेटा, ये कहलाता है आपका पोर्टल सर्कुलेशन। कि भाई पहले ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में ब्लड देगा और वहां से वेन्स जो होगी ना वो हार्ट के पास ब्लड लेके जाएगी। अभी मैं आपको ना दोनों बता देती हूं, इस चैप्टर में शायद सिर्फ हेपैटिक को मेंशन किया हुआ है, बट बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर पढ़ोगे आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही, उसमें बेटा दूसरा वाला पोर्टल भी दिया हुआ है, क्योंकि वहां पे पढ़ना ही है तो यहीं पे पढ़ लो यार, ठीक है। ह्यूमंस के पास ना बेटा रीनल पोर्टल सर्कुलेशन नहीं होता, हम फ्रॉग्स तो है नहीं, फ्रॉग्स के पास होता है रीनल पोर्टल सर्कुलेशन और हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। हम फ्रॉग नहीं है बेटा, तो हमारे पास जो है रीनल पोर्टल सर्कुलेशन नहीं है, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन अपने पास है, और दूसरी एक और पोर्टल सर्कुलेशन है बेटा अपने पास, उसे बोलते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। एक होता है बेटा अपने पास जिसे बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, और एक होता है बेटा अपने पास जिसे बोला जाता है हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। और आपको मैं एक बात बता दूं, जिस तरीके से बेटा आपने फ्रॉग के केस में पढ़ा था ना कि हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब था लिवर और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का कनेक्शन, यहां पे भी वही चीज है बेटा, यहां पे भी वही चीज है बेटा। अगर यहां पे तुम इसको देखोगे ना तो यहां पे भी ऐसे लिवर और एलिमेंट्री कैनाल, अरे मैं ये कैसे बना रही हूं, उल्टा बना रही थी, यहां पे भी लिवर, बिना डायग्राम के भी बना सकते हो, लिख सकते हो सिंपली, आपके लिवर और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का बेटा कनेक्शन होता है ना, लिवर और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का कनेक्शन होता है जो कैपिलरी नेटवर्क से स्टार्ट होता है और कैपिलरी नेटवर्क पे एंड हो जाता है। तो ये ऐसे मानो, ये कैपिलरी 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 कैपिलरी, इन दोनों के बीच का कनेक्शन है, ठीक है। हम कह रहे हैं इन दोनों के बीच का कनेक्शन है बेटा, ये भी कैपिलरी ये भी कैपिलरी, इसे बोला जाता है हेपैटिक पोर्टल वेन, इसे बोलते हैं हेपैटिक पोर्टल वेन, इसे बोलते हैं बेटा हेपैटिक पोर्टल वेन। ये है आपका लिवर और ये है आपकी एलिमेंट्री कैनाल,
इन दोनों के बीच का कनेक्शन होता है। और मैं आपको ये बता दूं, ब्लड कहां से कहां को जा रहा है, ब्लड कहां से कहां को जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जानना। बिल्कुल ड्रॉ कीजिए, बिल्कुल ड्रॉ कीजिए। आपका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना बेटा, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है बेटा, यहां से ब्लड जाता है पहले आपके लिवर में। अगर आपका नॉर्मल सर्कुलेशन होता ना बेटा, तो पता क्या होता, नॉर्मल सर्कुलेशन होता तो आपके एलिमेंट्री कैनाल से जो वेन्स होती ना बेटा, इंटेस्टाइन से जो वेन्स होती, वो डायरेक्ट हार्ट में ब्लड लेके चली आती। बट आपने पहले हार्ट में ब्लड को नहीं लेके गए, आप पहले ब्लड को कहां लेके गए, आप पहले ब्लड को बेटा लिवर लेके गए, टुवर्ड्स द लिवर लेके गए। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर नॉर्मल सर्कुलेशन होता तो हार्ट से आर्टरी निकलती, आर्टरी एलिमेंट्री कैनाल में कैपिलरी में टूट जाती, और यहां से जो कैपिलरी निकलती वो हार्ट में ब्लड लेके जाती। बट यहां क्या होता है ना बेटा, ब्लड का मूवमेंट दो ऑर्गन्स के बीच का स्पेशल कनेक्शन है। तो आपका जो ब्लड है ना बेटा, वो क्या हुआ ना, इस हेपैटिक पोर्टल वेन की मदद से पहले लिवर में गया, और लिवर से फिर क्या होती है ना बेटा, लिवर से जो वेन्स निकलती हैं, अब कहां बनाऊं, लिवर से जो वेन्स निकलेंगी ना बेटा, वो वेन्स क्या करेंगी, ब्लड को लेके जाएंगी हार्ट के पास। कोई मुझे इस वेन का नाम बता सकता है? यहां से ब्लड जाता है बेटा हार्ट के पास, यहां से डायरेक्टली हार्ट में नहीं गया, इस वेन की मदद से गया बेटा। कोई मुझे बताएगा कि इस वेन का नाम क्या है? कोई मुझे बताएगा बेटा इस वेन का नाम क्या है? वेरी गुड शांभवी। ये नॉर्मल वेन है ना बेटा, और ये वेन ही होगी क्योंकि ये टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को कैरी कर रही है। ये वेन ही है क्योंकि ये बेटा टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को कैरी कर रही है। नहीं नहीं, वीना केवा तो बड़ी वाली ब्लड वेसल है ना बेटा, वीना केवा डायरेक्ट बेटा लंग लिवर से थोड़ी लेके चली आएगी। वीना केवा तो बड़ी वाली ब्लड वेसल है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहां से जो वेन्स निकलेंगी वो वीना केवा से जुड़ जाएंगी, वो बिल्कुल गलत नहीं है, आपने लॉजिक बिल्कुल सही लगाया है। बट बेटा ये जो वेन्स है इसका नाम मैं पूछ रही हूँ, क्या मैं इसको हेपैटिक वेन बोल सकती हूँ? हेपैटिक क्योंकि लिवर से निकल रही है, और वेन क्योंकि ये टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेके जा रही है। अल्टीमेटली ये जो हेपैटिक वेन है ये वीना केवा से ही जुड़ती हैं। बट मैं लिवर से डायरेक्टली बेटा वीना केवा थोड़ी निकल जाएगी, लिवर से तो सारे ऑर्गन से तो वेन्स निकलती है ना, वेन्स जाके वीना केवा से जुड़ती हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसे क्या बोलूंगी बेटा, इसे क्या बोलूंगी मैं, इसे मैं बोलूंगी हेपैटिक वेन। ये पोर्टल वेन नहीं है बेटा, ये हेपैटिक वेन है। ये पोर्टल वेन नहीं है बेटा, ये हेपैटिक वेन है। बेटा पहले आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बेटा मैं आपसे ना एक जेन्युइनली एक ओपिनियन लेना चाहती हूँ, इससे पहले कि आप मुझे कुछ भी बोलें। देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई थी बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं है, बट बेटा मैं ना हपड़ा थपड़ी में नहीं कराना चाहती हूँ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस वही हैं। अब या तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देती हूँ अभी आपको, ये टॉपिक यहीं पे छोड़ देते हैं, कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे यहीं से, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसको कल कर लेंगे। थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा शायद, ठीक है, क्योंकि ना इसमें भी अभी मुझे थोड़ी सी चीजें बतानी है। मैं यही स्लाइड लेके आऊंगी और यहीं से कंटिन्यू कर लूंगी, ठीक है, क्योंकि ना मैं टॉपिक पढ़ा पा रही हूँ ना मैं क्वेश्चन करा पा रही हूँ, फिर मेरे को ना बड़ा पैनिक होता है, मेरे को बहुत पैनिक होता है। तो क्वेश्चन कर ले थोड़ा सा, अभी थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं और ये कल कंटिन्यू कर लूं, ऐसा कर ले कि इसे कल कंटिन्यू कर लेते हैं। ब्लड वेजल्स पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और डिसऑर्डर्स, ये हम कल की क्लास में कर लेंगे। आज कैटलिस्ट के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कर लें फिर। क्योंकि ना तुम लोग बेटा फिर ना कुछ लोग कमेंट करते हो कि मैम फिर आपने कैटलिस्ट क्यों नहीं कराई, करा देते मैम, तो तुम मुझे पैनिक मत कराओ यार, दोनों से ही तुम्हारा भला है, दोनों से ही तुम्हारा भला है, ये भी भला है और वो भी भला है, एक ही बात है। अब ज्यादा बेटा बकवास करके टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थोड़े से, यहां से मैं कल की क्लास में कंटिन्यू कर लूंगी। अभी थोड़ी सी कैटलिस्ट के क्वेश्चंस कर लो, एटलीस्ट बेटा 5-6 भी कर लोगे ना तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा फील गुड होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, ये पोल नहीं करा रही हूं बेटा, पोल कराऊंगी तो तुम लोग का टाइम बेटा बहुत ज्यादा जाएगा। चलो एक क्वेश्चन के लिए पोल करा लेती हूं, बट बाकी क्वेश्चन के लिए पोल नहीं बेटा, बाकी क्वेश्चंस के लिए पोल नहीं, क्योंकि पोल में टाइम वेस्ट होगा, पोल में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए पोल करा देती हूं, बाकी के लिए ठीक है। देखो बेटा टॉपिक वैसे भी कंप्लीट नहीं हो पाता, टॉपिक भी तो मेरे को आराम आराम से पढ़ाना है ना बेटा,
टॉपिक भी मेरे को हपड़ा तपड़ी में नहीं पढ़ाना है, मुझे आराम से पढ़ाना है, तो मैं आराम से कल ही पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे दूसरी क्लास भी लगी हुई है, तुम्हारा भी टाइम एक्सटेंड करके कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा भी अगला क्लास है ना। चलो मैं शांत हो जाती हूँ ताकि तुम क्वेश्चन पढ़ पाओ। करे क्वेश्चन सॉल्व। एन आर्टिफिशियल पेसमेकर कैन रिप्लेस द साइनोएट्रियल नोड ऑफ द हार्ट। बिल्कुल सही बेटा। ऐसे नोड को क्यों रिप्लेस कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे नोड को ही पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं, और ऐसे नोड को एक आर्टिफिशियल पेसमेकर रिप्लेस कर सकता है अगर आपके ऐसे नोड में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। Assertion is correct. Artificial pacemaker is capable of stimulating the heart electrically to maintain its beat. बोला आर्टिफिशियल पेसमेकर के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर सके टू मेंटेन इट्स बीट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तभी तो बेटा वो ऐसे नोड को रिप्लेस कर सकता है। असर्शन रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आर्टिफिशियल पेसमेकर जो होती है उसके पास पोटेंशियल होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है ना स्टिमुलेट कर सकता है, बीट को जो इनिशिएट करना था वो कर सकता है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आपके परफॉर्मेंस में भी वो दिख रहा है बेटा, आप लीडर बोर्ड देख लीजिए, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? आगे बढ़ जाएं, ठीक है। इसका आंसर हो गया बेटा 1, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन करें, चलो चलो अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। अब बेटा आप नॉर्मल बिना पोल के कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। चलो चलो given below are the two statements. AV valves are present in between the atrium and ventricles. If chordae tendineae gets damaged, flow of the blood into aorta and pulmonary artery gets affected. जल्दी बताओ बेटा। एवी वैल्व्स जो होती है आपकी एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, बिल्कुल सही। यहां पे ट्राइकस्पिड वाल्व, यहां बाइकस्पिड वाल्व, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। AV valves are present between beta atrium and ventricles, बिल्कुल सही है। If chordae tendineae gets damaged, flow of blood into aorta and pulmonary artery affected. बोला कि अगर chordae tendineae डैमेज हो गया, अच्छा कैसे अफेक्ट होगा? सारे जो सी आंसर दे रहे हो, कुछ बच्चे ए भी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी आंसर दे रहे हैं। जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं एक बार मुझे बताओ क्यों सी आंसर दे रहे हो? अगर आपके कॉर्डे टेंडने आंसर तो बेटा सी ही है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कॉर्डे टेंडने क्या करता है बेटा? कॉर्डे टेंडने आपके बेटा एवी वैल्व्स को यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स को पैपिलरी मसल से अटैच करके रखता है ताकि आपकी इसकी प्रॉपर क्लोजर हो। अगर आपके कॉर्डे टेंडने डैमेज हो गए, ये थोड़ा सा बेटा आपको एप्लीकेशन करना था, टॉपिक का एप्लीकेशन करना था। अगर आपके कॉर्डे टेंडने डैमेज हो गए तो वैल्व्स प्रॉपरली क्लोज नहीं होंगी। जब वैल्व्स प्रॉपरली क्लोज नहीं होंगी तो आपकी वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो पीछे की तरफ ब्लड चला जाएगा। अगर पीछे की तरफ ब्लड चला जाए तो आगे जाने वाला ब्लड भी तो अफेक्ट हो जाएगा ना बेटा। आगे जो ब्लड आयोटा में जाना था और पल्मोनरी आर्टरी में जाना था उसमें भी तो असर पड़ेगा ना यार। अगर बैकफ्लो हो जाए तो पंगा बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हुए, ऑप्शन 3। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर बैकफ्लो हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ ब्लड जो तुम्हारे आयोटा में जाना था और जो पल्मोनरी आर्टरी में जाना था वो भी तो अफेक्ट हो जाएगा। बोलो थम्स अप। गुड क्वेश्चन। कई बच्चों ने इसका आंसर ए दिया था, ए दिया था, ए नहीं है बेटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दी हुई है बच्चों। देयर आर नोडल टिश्यूज प्रेजेंट इन द हार्ट and the SA node is capable of generating the action potential. A bundle of nodal fibers, atrioventricular bundle, continues from the AV node. जल्दी बताओ। इसमें ना पोल कराना चाहिए था क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं पिछले दो क्वेश्चंस में। जितने बच्चों ने गलत आंसर दिया है ना बेटा, अपनी एनालिसिस जरूर करना कि आपने कहां स्टेटमेंट गलत पढ़ लिया। देखो नोडल टिश्यूज तो होते हैं हार्ट के अंदर, बट ओनली ऐसे नोड इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल नहीं।
आपके एवी नोड, बंडल ऑफ एस, पुरकिंजे फाइबर सब जनरेट कर सकते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऐसे नोड बेटा नहीं जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ये ओनली बेटा गलत हो गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, यस। आगे क्या कहा है, अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम एवी नोड, ये बात बिल्कुल सही है। एवी नोड से बेटा एवी बंडल कंटिन्यू होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। थम्स अप दे दो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन आपको यहां एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी बेटा, आप इसको देख भी लेना। बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एवी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम एवी नोड। और आप ये भी पढ़ते हो बेटा कि द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, however the number of action potential generated can vary in different parts। सब जनरेट कर सकते हैं बट सबका नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल अलग होता है, राइट बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल एवी वाल्व्स आर ओपन, ठीक है। The SA node generates an action potential which stimulates one of, चलो इसमें ना पोल करा लेती हूं, फिर मैं जो बाकी क्वेश्चंस है ना बेटा वो कल कराऊंगी, ठीक है। क्योंकि कल क्या करेंगे, हम पोल करा के क्वेश्चंस कराएंगे, ताकि आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस है ना मुझे थोड़ा सा पता चले कि आपकी क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। तो हम जो बाकी क्वेश्चंस है वो पोल में कर पाएंगे तभी जब हम आराम से करेंगे, अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, आपकी भी क्लास है, यहाँ पे भी क्लास लगी हुई है, ठीक है। तो ये वाला बस आप एक बारी पोल में कर लो, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक बेटा वी डोंट हैव टू रश, हमें भागना नहीं है बेटा, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल एवी वाल्व्स आर ओपन, द SA node generates an action potential which stimulates one of the atria to undergo simultaneous contraction, atrial systole। चलो स्टॉप पोल। जॉइंट डायस्टोल के वक्त में एवी वाल्व्स ओपन होते हैं, बिल्कुल सही बेटा, जॉइंट डायस्टोल के वक्त में एवी वाल्व्स ओपन होते हैं, तभी तो बेटा ऑटोमेटिकली ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आता है। द SA node generates an action potential which stimulates one of the atria, नहीं बेटा बल्कि both the atria, करेक्ट है। अब देखते कितने लोगों ने सही किया है, 1 is correct but 2 is incorrect, दोनों एट्रिया को करता है बेटा, both atria not one of the atria, so option A is the correct answer। इसीलिए मैं पोल कराने के लिए कह रही थी, क्योंकि उससे तुम्हारी असलियत पता चलती है कि कितने सारे बच्चों ने ना गलत आंसर दिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं पोल कराऊंगी, कल की क्लास में कराऊंगी। आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा आज जितना भी कुछ पढ़ाया गया है। इसके बाद बेटा वी विल कंटिन्यू टुमारो, अभी तो काफी क्वेश्चंस में लेके आई थी, तो कल करेंगे, कोई लोड नहीं है बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द लेक्चर। आज मैं गाना नहीं सुना सकती क्योंकि मेरा गला बेटा बहुत दुख रहा है, ठीक है, तो मैं अगली क्लास में आप लोगों को सुना दूंगी। कल की क्लास में हम लोग आपसे मिलते हैं बच्चों। क्वेश्चंस भी अच्छे हैं और आप लोगों की परफॉर्मेंस भी ठीक ठीक है, थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो रही है। मुझे जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा, बाकी बेटा कल इसको कंटिन्यू करते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।